हम लोगों ने क्या किया था कि कल जो क्लास डिस्कस किया था कि बिहार में कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं और कृषि से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हैं, आई बात समझ में। उसको हम क्या करेंगे, आज हम कल हमने एक समस्या देख लिया था, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसका इलाज करने का प्रयास करेंगे। तो आप सारे बच्चों को उस मस्तिष्क में यह आया होगा टॉपिक, कि समझ में भी आया होगा कि हमको क्या क्या समस्या है कृषि का। तो आज उसका क्या करते हैं, हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो एक टॉपिक लिखेंगे, एक टॉपिक है हमारे पास में कि बिहार में कृषिगत समस्याओं का समाधान क्या होता है। देखो, हम बार बार कहते हैं कि समाधान जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसके तीन एस्पेक्ट्स होंगे। तीन एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन यानी फिर सामान्य समाधान, सामान्य समाधान, ठीक है। दूसरा पास क्या देखेंगे, राज्य स्तरीय समाधान, राज्य स्तरीय समाधान, सॉल्यूशन एट स्टेट लेवल। और क्या देखेंगे, केंद्र स्तरीय समाधान, सॉल्यूशन एट सेंट्रल लेवल। देखो, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इनमें बिल्कुल सिंप्लीफाइड लिख देंगे कि हाँ बिहार में कृषि की समस्या है तो उसका समाधान यह होगा। लिख देगा क्या कि हाँ नहरों की स्थापना करना है, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है कि भंडार गृह बनाया जाएगा, विपणन व्यवस्था का शुरुआत करना जाएगा, पशु क्षेत्र का सुधार करेंगे। जो भी आपके माइंड में आता है उसको साइकिल में करके सब बच्चे, मैक्सिमम बच्चे वही लिखेंगे, क्लियर है। हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा और अच्छे से प्रेजेंट करने का प्रयास किया है, ताकि आपकी जो कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर साहब होंगे आपके कॉपी देख करके काफ़ी खुश हो जाएंगे, ठीक। अब देखो, समाधान कृषि जो होता है, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में जो एग्रीकल्चर है वो कौन से लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया होगा, बताओ तो। समवर्ती सूची में है, राज्य सूची में है, या केंद्र सूची में, तुम बताओ तो नीता। कृषि जो होता है मन्यू, है ना, वो क्या होता है, स्टेट लिस्ट का विषय होता है, राज्य सूची का। बात समझ में आया। लेकिन इस कृषि पर क्या है कि आर्टिकल 43 के तहत केंद्र सरकार, जैसे कुटीर उद्योग पढ़ते हैं ना हम लोग, कुटीर उद्योग पढ़ते हैं, फिर आर्टिकल 40 पंचायत पढ़ते हैं, और फिर जैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ते हैं, सीएस रिलेशन जब पढ़ते हैं हम लोग, उसमें क्या कहा गया है कि राज्य सूची के विषय पर भी अगर संसद चाहे या फिर कोई सरकार चाहे, केंद्र सरकार, तो कानून बना सकती है। वैसी स्थिति में क्या होगा, केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून इस राज्य वाले कानून को क्या करती है, प्रतिविलोपित कर देती है, यानी उस वो खत्म हो जाता है और केंद्र का इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हम क्या करेंगे, पहले जनरल समझेंगे, फिर राज्य, चूंकि यह कृषि हमारे बिहार का जुड़ा हुआ मुद्दा है और बिहार का जिम्मेदारी किसके पास में है, बिहार सरकार के पास में है, तो ये उनकी जवाबदेही बनती है कि हमारे राज्य में एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा है, उसके गोल को प्राप्त करने के लिए सरकार अभी क्या क्या इनिशिएटिव कर रही है, ये जिम्मेदारी किनकी होती है, कि राज्य सरकार की। इसमें क्या होता है, इसमें टेक्निकल और कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करवाता है, केंद्र सरकार। यानी केंद्र सरकार राज्य को तकनीकी और पैसा उपलब्ध करवाता है। हमने कल चर्चा किया था कि बिहार सरकार में पूरे बिहार के भूमि का क्या हो रहा है, भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो नीतीश सरकार ने पेपर में कहा था कि राज्य में भूमि सर्वेक्षण शुरू हो गया हुआ है। तो भूमि सर्वेक्षण वो नीतीश सरकार नहीं करवा रहे हैं, बल्कि हमारे इसरो का जो सैटेलाइट है IRNSS, जो पढ़िएगा आप लोग साइंस टेक में, उनके सैटेलाइट के माध्यम से वो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है। बात समझ में आया। और वो रिपोर्ट डाटा किसको देगा, बिहार सरकार को दे देगा। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या, चूंकि एग्रीकल्चर क्या है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ टर्म है, तो इसको प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि कौन, केंद्र सरकार। क्योंकि जो फूड सिक्योरिटी होता है, फिर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, सब किस पर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पर। तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीन एस्पेक्ट्स को देखने का प्रयास करते हैं कि इन तीनों के माध्यम से बिहार सरकार या हमारे बिहार में एग्रीकल्चर की जो समस्या है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक। एग्रीकल्चर और कृषि, यहाँ कृषिगत लिखा हुआ है, देखो। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य समस्या में, बताएं कुछ अपना मन से भी आप लोग बोलते रहिएगा। देखो, सामान्य समस्या में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो भी अभी पॉइंट लिखेंगे उसका ध्येय कौन सा रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, यह रहेगा हमारा बिहार सरकार का और प्लस केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों, है ना।
जो भी पॉइंट हम लिखेंगे वो सब क्या लिखेंगे, अभी हम सब इन्हीं का एस्पेक्ट्स में लिखेंगे, बाहर का कुछ नहीं लिया है हमने। देखो अब क्या है कि बिहार, ये हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन में क्या समझ रहे हैं। इस सॉल्यूशन में सबसे पहला सॉल्यूशन हमारा क्या है कि हमारे बिहार में पशुधन और मत्स्य क्षेत्र का विकास किया जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे बिहार में पशु और मछली का विकास नहीं होगा तब तक हमारे राज्य में ना तो कृषि का विकास हो पाएगा और ना ही तो फार्मर्स का डेवलपमेंट हो पाएगा। इस बात से सहमत हैं आप लोग? तो पहला टॉपिक पॉइंट क्या लिखेंगे, पशुधन तथा मत्स्य क्षेत्र का विकास, मत्स्य क्षेत्र का विकास, है ना, डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड फिशरीज। इसमें समस्या है, देखो चूंकि हमको पता है कि हमारे बिहार के जीडीपी में लगभग 6% कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिशरीज सेक्टर से आता है। हमने चर्चा किया था ना, 6% बहुत ज़्यादा डाटा होता है जीडीपी में। तो हम बिहार सरकार समझती है और हमको भी क्या चाहिए, अगर हमसे पूछेगा कोई, आपसे कोई अगर पूछे तो क्या बताइएगा कि हमको सबसे पहले अपने पशु को सुधारना पड़ेगा और हमको किसको सुधारना पड़ेगा, मत्स्य क्षेत्र को सुधारना पड़ेगा। चूँकि इस मत्स्य पालन से ना कृषि के विभिन्न प्रकार के उपागम जुड़े हुए हैं, कृषि के विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं। जोड़ लो ना, मछली से क्या क्या है, मछली से मुर्गी पालन तुम्हारा जुड़ा हुआ है, बत्तख पालन जुड़ा हुआ है, उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, कुटीर उद्योग जुड़ा हुआ है, लघु उद्योग जुड़ा हुआ है, हर, और सबसे बड़ा कि कैसे खाद्य सुरक्षा जुड़ा हुआ है। अगर हमारा मत्स्य क्षेत्र डेवलप हो जाए तो हमको क्या होगा, हमको जो ये कृषिगत अनाज होता है उस पर हमारा दबाव कम होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक स्टॉक करके रखेंगे। तो यही पहला पॉइंट आप लोगों को लिखना है कि हम अपने बिहार में सबसे पहले क्या करेंगे, पशुधन और मत्स्य क्षेत्र का क्या करेंगे, सुधार करेंगे। अब पशुधन को सुधार करने के लिए बिहार सरकार ने क्या काम किया है, मछली क्षेत्र को सुधार करने के लिए बिहार सरकार ने क्या काम किया है, उसको हम लोग किस सेक्शन में देखेंगे, राज्य वाले में। यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग कि बिहार सरकार पशुधन को सुधारने में, हमने पहले भी चर्चा किया था, जो हमारे देसी नस्ल की गाय हैं या देसी नस्ल की भैंसें हैं या देसी नस्ल की बकरियां हैं, जो छोटे मोटे जीव हैं, उनको क्या कर रहा है, उनको जो डेवलप किस्म के सार होते हैं या डेवलप किस्म के जो उनको कहें कि मेल जेंडर होते हैं, उनसे संकर करवा करके इनसे जो बच्चा उत्पन्न करवाया जाता है वो संकर किस्म का उत्पन्न करवाया जाता है, ताकि वो क्या हो, कम समय में ज़्यादा बड़ा हो, रोग से लड़ने की क्षमता, और वो दूध भी ज़्यादा दे। हमारे देश बिहार की गाय देखिएगा कि देसी जो गाय होती हैं वो खाना उतना ही खाती हैं, लेकिन कितना देगा, सुबह 2 लीटर, शाम को 2 लीटर, 4 लीटर के आसपास दूध देती है। लेकिन जो जर्सी गाय होती है या फिर जो संकर किस्म की गाय होती है, जो हमारे देसी नस्ल की है, जैसे कि साहिवाल, हमारे यहाँ जो पंजाब का नस्ल है, जो अपने पंजाब में भी पाया जाता है, पाकिस्तान का नस्ल है वो, सॉरी साहिवाल, लेकिन पंजाब के उसको पालते हैं, वो साहिवाल देसी नस्ल हमारा है। चूँकि पाकिस्तान इंडिया तो साथ में ही था ना आज़ादी के पहले, तो साहिवाल जो है देसी नस्ल का, लेकिन उसका दूध उपजता है कम से कम 22-23 किलो दूध वो देता है। सेम खाना खाती है उसको, और गर्मी में भी रह लेगी, कोई उसको ये ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है प्रोटेक्शन का कि हमको भाई शेड लगाना है, पानी से बचाना, कुछ नहीं, ऐसे घूमते फिरती रहेगी वो। तो बिहार सरकार इस पर क्या कर रही है, अभी पढ़ेंगे हम आगे, बिहार सरकार इसको काफ़ी डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहा है अपने स्तर से। ठीक, अब देखो पहला तो हमारा ये चीज़ हो गया, पशुधन को हमने सुधार लिया, मछली को सुधार लिया। हमारे बिहार में एक मछली का प्रजाति पाया जाता था मांगुर, सुने होइएगा आप लोग। वह मांगुर क्या करता था, बाद में जब रिसर्च होकर के पता चला कि मांगुर हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को इकोलॉजिकल सिस्टम को क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, ये उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो बिहार सरकार ने पूरे बिहार से मांगुर का जो व्यावसायिक उत्पादन होता है उसको बंद कर दिया। सब बच्चों को पता होगा ये बात। और भारत सरकार ने भी मांगुर के उत्पादन पर क्या किया है, बैन लगा दिया है। यानी अब आप लीगल तरीके से मांगुर का उत्पादन नहीं कर सकते हैं हिंदुस्तान में। तो ये सब प्रयास कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे उन सब चीज़ों को। तो पहला पॉइंट इसी को क्या करना है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर दीजिएगा। क्या डिस्कस करना, लिखना है इस पॉइंट में क्या कि हमारे बिहार में जो बिहार की जीडीपी होती है उसमें 6% योगदान पशुधन का है ना। इसका डाटा अभी उपलब्ध नहीं है, मछली का कितना जीडीपी, क्योंकि मछली किस में जुड़ा जाता है, एग्रीकल्चर में जुड़ा जाता है। 18.7 में इसको जोड़ के लिख देना। तो हमारे बिहार में जो बिहार का जीडीपी है उसमें 6% के आसपास पशुधन का क्या होता है, सहयोग होता है। इसलिए हमको सबसे पहले पशुधन के नस्लों को सुधार करने की जरूरत है, तब जाके हमारा कृषि क्या होगा, सतत होगा, सस्टेनेबल होगा।
इसी को एक लाइन में लिख लीजिएगा आप लोग अपनी भाषा में। क्लियर है? अब देखो दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम करेंगे कृषि अनुसंधान। ये भी पॉइंट कोई ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा है ना। कृषि अनुसंधान एंड इसका क्या हो करेंगे, विकास करेंगे, यानी एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो सारे बच्चों को पता है कि हमारे बिहार में जो कृषक लोग हैं गरीब हैं, अशिक्षित हैं, तकनीकी रूप से ज़्यादा सक्षम नहीं है। बात समझ में आया सारे बच्चों को? तो जब वो सक्षम नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनके पास यह आइडिया ही नहीं होता है कि हम बिहार में किस महीने में कौन सा फसल रोपे, किस महीने में हमको कितना क्वांटिटी में पानी देना चाहिए, कितना क्वांटिटी में हमको धूप लगाना चाहिए, किसान को पता ही नहीं है। उनके पास क्या मशीनरीज नहीं है किसान फार्मर्स के पास में। तो उसके लिए क्या करती है कि बिहार सरकार ने, आगे हम देखेंगे, कृषि अनुसंधान में बहुत ज़्यादा काम किया है। और कृषि अनुसंधान से क्या होता है, कृषि अनुसंधान से हमको यह पता चलता है कि जो हमारा बिहार का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर चूना की मात्रा अधिक होती है, तो यहाँ पर हम क्या उपजा सकते हैं, गन्ना उपजा सकते हैं। बात समझ में आया? कैमूर के पहाड़ी के आसपास में भी क्या होता है कि चूना की मात्रा पाया जाता है, तो यहाँ पर जो नगदी फसल होता है, जैसे कि दलहन हो गया, तिलहन हो गया, हम इसकी उपज यहाँ बढ़ा सकते हैं। इनको पता है कि यहाँ पर पूरे के पूरे जो मध्यवर्ती मैदान हमारे बिहार का है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो यहाँ पर हम धान उपजा सकते हैं। यानी यह किसान को तो नहीं पता कि भाई फास्फोरस क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, पोटेशियम क्या, तो उनको क्या मतलब, उनको बस अनाज उपजा रहे हैं। लेकिन अगर हम अनुसंधान करके किसानों को यह बताएं कि इस भूमि में आपको गन्ना रोपिएगा तो गन्ना का उपज नहीं होगा। अगर कोई किसान पश्चिम चंपारण के जिला में केवल धाने रोप दे, गेहूँ नहीं, ये गन्ना नहीं उपजाए, इसकी खेती हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यानी वहाँ के किसान गरीब हो जाएगा और भूमि में चूना की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। चूँकि गन्ना क्या करता है, चूना को कंज्यूम करता है, सोखता है, तो हमारे शरीर लैंड का इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है वो बिल्कुल बैलेंस किए हुए रहता है गन्ना। तो बिहार सरकार इस पर क्या कर रही है, बिहार सरकार जगह जगह पर क्या किया है, लगभग हमारे बिहार के 9 जिलों में मृदा जांच प्रयोगशाला शुरू किया है। पढ़ा होइएगा आप लोग इकोनॉमिक्स, ये पिछला साल ही शुरू किया था। और इस बार क्या किया है, 5 और जिलों में शुरू किया, और प्लस साथ साथ में उसने क्या किया है, एक DNA लैब भी शुरू कर दिया। यानी उनके पास एक एम्बुलेंस होता है, वो एग्रीकल्चर एम्बुलेंस होता है, पूरे बिहार में वो चलता है और वहाँ के मिट्टी की जांच करता है और उसको बताता है किसान को कि हमारी इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, तो तुम यहाँ पर क्या उपजाओ, दलहन पौधा ज़्यादा उपजाओ। यानी अब किसानों के पास में एक गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट का क्या है, एक मशीनरी है, एक समझो कि उनका सहायता है, सहयोग है, कि किसान को अब यह बात पता चल रहा है कि हम अपने भूमि में किस प्रकार की खेती किस समय में रोपेंगे, तब हमारा पैदावार क्या होगा, अधिक होगा और हमारा समय भी कम लगेगा। तो यह किससे फलीभूत हुआ है सारी का, ये जो सरकार काम कर रही है अनुसंधान पे, उस पर फलीभूत हुआ। यानी अगर हमको अपने कृषि की समस्या को दूर करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कृषि में अनुसंधान और उनके साथ साथ जो भी जुड़े हुए विकास है उनको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रमोट करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखो नहीं सर। काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर देखिए, एग्रीकल्चरल काउंसिल ऑफ नहीं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यही दिल्ली के करोल बाग में इसका ऑफिस है ना। देखो बाजीराम के पीछे ये ICR क्या है, ICR भारत सरकार की का एक संस्था है जो क्या करता है, एग्रीकल्चर पर रिसर्च करता है। एस एग्रीकल्चर, आर से रिसर्च। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संस्था है किसमें, एग्रीकल्चर के रिसर्च करने में। ध्यान रखना, ICR क्या करता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संस्था है एग्रीकल्चर रिसर्च में। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था हमारे ही भारत में, बताया था रिसर्च करके कि उसको बोलते हैं क्लाइमेट स्मार्ट विलेज। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज एक कंसेप्ट है, उसको अगर हम समझाते हैं क्या है, देखो उसको बोलते हैं क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, इसको हिंदी में वही बोलते हैं क्लाइमेट स्मार्ट विलेज। देखो यह क्या है कि ICAR ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि सर जो भी प्रदेश हिंदुस्तान के या भारत के पिछड़े हैं, जैसे कि देखो हमारा बिहार पिछड़ा है एग्रीकल्चर में, उड़ीसा पिछड़ा है एग्रीकल्चर में,
पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है एग्रीकल्चर में, झारखंड का दक्षिणी क्षेत्र सिमटा हुआ है एग्रीकल्चर में, पश्चिम बंगाल पिछड़ा हुआ है एग्रीकल्चर में, है ना। यानी जो भी हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं और हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं वो एग्रीकल्चर से क्या है, पिछड़े हुए हैं। तो उनको क्या करना है, उनके लिए उनके लिए क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का आप क्या लाइए, कंसेप्ट लाइए। अब देखो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप कुछ फार्म लैंड लेकर के, फार्म लैंड का मतलब क्या होता है, कृषि योग्य भूमि लेकर के एक क्या कीजिए, एक गांव का नाम रखिए। जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा कि पश्चिम चंपारण के जिले में हमारे बिहार में क्या होता है, गन्ने की खेती अधिक होती है ना, तो इसको बोला गया इनके माध्यम से, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के माध्यम से, कि इन समूचे एरिया को क्या बोल दो, गन्ना गांव बोल दो या फिर ईख गांव बोल दो। ठीक, देखो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो मैदानी भाग हैं बिहार के, वहाँ पर किसकी खेती होती है, धान की खेती अधिक होती है। समझ रहे हैं, धान की खेती क्या होती है, अधिक होती है। तो यह बोला क्या गया कि इनको अब क्या बोल दो, धानी गांव बोल दो, धानी गांव या फिर धान वाला गांव। किशनगंज, यहाँ देखो करण का घर के आसपास में क्या होती है, चाय की खेती अधिक होती है। बिहार का एक जगह जहाँ पर चाय की खेती होती है। तो इस स्कीम के माध्यम से बोला क्या गया कि यहाँ पर क्या होता है कि इसको चाय गांव नाम डाल दीजिए, जिला का नाम नहीं बदलना है। मतलब क्या, देखो जैसे कि यहाँ पर 5-7 जिले आएंगे ना, मुजफ्फरपुर आएगा, समस्तीपुर आएगा, तुमको सीतामढ़ी आएगा, शिवहर आएगा, दरभंगा, मधुबनी, 5-7 जिला मिलकर जहाँ पर धान की खेती अधिक होती है उसको क्या हमको बोलना है, धानी गाँव। फिर देखो यहाँ पे नालंदा नवादा वाले इले में हमको क्या होता है, आलू की खेती अधिक होती है, इसको क्या नाम डाल देना चाहिए, आलू गांव या फिर पोटैटो विलेज। इसको समझते क्या है कि आईसीएआर ने कहा कि अगर भारत सरकार हर राज्य को एक ऑर्डर पास करता है, देता है कि भाई आप अपने एग्रीकल्चर को क्या कीजिए, प्रमोट कीजिए, आई बात समझ में। तो क्या कीजिए कि अगर आप आलू गांव का नाम डालते हैं तो उस गांव में स्वाभिमान की भावना जगह कि वहाँ के लोग कैसे प्रेरित होंगे और अधिक उपज उपजाने का। जैसे तुम ही सोचो ना कि अगर तुमको गन्ना गांव बोल दिया जाए तो दूसरा किसान अगर यहाँ पर चावल रोपेगा तो क्या सोचेगा, अरे हम गन्ना गांव के हिस्सा नहीं है, उनके पास एक अजीब सी दृष्टि पैदा हो जाएगी। यानी हम क्या करेंगे, हम अपने बिहार को प्रमोट करेंगे। इस पर बहुत अच्छा स्कीम है ये क्लाइमेट विलेज गाँव का। यानी हम क्या करेंगे, बिल्कुल समान रूप से उठेंगे। अब जैसे एक गाँव गन्ना उपजा रहा है तो भाई तो चीनी तो यही ना नहीं ना खाएगा हमेशा, चीनी यहाँ भी खपत होगा, तो भाई तुम हमको चीनी दो, हम तुमको चावल देंगे। पूरे बिहार का लोग क्या करेगा, चाय पीता ही है। कर्ण का गांव अगर चाय नहीं यहाँ पर भेजेगा तो पूरा इसका सुबह नहीं बनिया होगा पूरे गांव का। तो इससे क्या होगा, संतुलन बना रहेगा। यानी वस्तु का आदान प्रदान, यानी जो हम लोग आदिकाल में पढ़ते थे प्राचीन इतिहास में कि वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार किया जाता था, बार्टर सिस्टम। तो उसी के आधार को बना कि अभी आप वही कीजिए तो इसमें क्या होगी, प्रति व्यक्ति ये किसानों की आय भी बढ़ेगी और हमारी कृषि की समस्या भी दूर हो जाएगी। क्योंकि सरकार को पता होगा कि भाई इस एरिया में हमको गन्ना उपज रहा है, यहाँ पर हमको आलू उपज रहा है, यहाँ पर देखिए कि हमको जर्दालू आम उपज रहा है, कतरनी चावल उपज रहा है। तो हम जो, या भारत सरकार, ठीक है, जो भारत सरकार से जो टेक्नीशियन आ गया, जो साइंटिस्ट आएगा, उनको पता है कि वो क्या है। जैसे कि अभी पढ़ेंगे हम लोग कि बिहार सरकार ने क्या किया इस बजट में, कि फिलीपींस मनीला नाम सुने होइएगा, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान है। तो वहाँ से वो क्या कर रही है, वहाँ से मदद ले रही है हमारे बिहार में एक ये पैडी को प्रोड्यूस करने के लिए, धान में अधिक पैदावार बढ़ाया। नहीं, गोल्डन राइस नहीं, हमारे बिहार में धान को पैदावार वो तो गोल्डन उनका प्रोडक्शन है ना। यानी मनीला का जो ये है ना चावल अनुसंधान संस्थान है, तो बिहार सरकार ने उससे मदद मांगा है कि सर आपने पूरे विश्व में क्या किया था कि चावल का क्रांति लाया था, राइस रिवॉल्यूशन लाया था, तो आप हमारे बिहार में क्या कीजिए, जो गरीब किसान है उनका थोड़ा सा मदद कीजिए ताकि वो लोग धान अधिक उपजाए। तो उन्हीं के का सहयोग से हमारे पूरे बिहार में श्री विधि से क्या किया जा रहा है, अभी धान उपजाया जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे उन सब चीज़ों को। इजराइल देखो, इजराइल के पास छोटा सा क्या है, जगह है। इजराइल क्या करता है, वो रेत में ही आलू प्याज धान चावल सब उपजा देता है, हवा में ही आलू प्याज उपजा देता है। इजराइल तकनीक काफ़ी डेवलप है उनका। तो बिहार सरकार ने इजराइल से भी मदद लिया था। तो हमारे बिहार में इजराइल की तकनीक से, देखिएगा पता नहीं कौन सा बिहटा के आसपास पटा के पास बिहटा पड़ता है, तो बिहटा में 2-3 किसान हैं जो इजराइल गए थे ट्रेनिंग करने के लिए, बिहार सरकार उसको भेजा था। वो क्या करता है कि छत पे ही बांस का लकड़ा बना कर रखा हुआ है, और पता नहीं छत पे ही बिना पानी का, बिना उसका मट्टी का, वो पत्ता गोभी फूल गोभी उपजा रहा है। उसको कुछ पॉलीथीन का पैकेट है, उसी में उसका बीज डाल दिया हुआ है, अपना से उपजा रहा है, हल्का फुल्का पानी उसका देता है, ऊपर मट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है उसको।
और बिल्कुल क्वालिटी क्वांटिटी वाला वो उपजता है, गोभी हो, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया। तो सरकार हमारे यहाँ हाइड्रोपोनिक्स विधि से। नहीं नहीं, हाइड्रोपोनिक्स तो अलग हो गया, वो दूसरी विधि होती है हाइड्रोपोनिक्स का। इसमें पानी और मिट्टी का यूज नहीं होता है, बोल तो रहे हैं कि हवा में लटका हुआ अब उपज रहा है वो सब, है ना। तो ये सब क्या हो रहा है कि ये आईसीआर ने कहा है, यानी अगर हमको पहचान ये तय हो कि हमारा कौन सा एरिया का कहाँ ये क्या नाम है विशेषता है, तो सरकार को नीति बनाने में क्या होगा, सुविधा होगा। वो सीधा नीति कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। ऐसे क्या होता है ना कि आलू का नियम रहता है, यहाँ भी आलू उपजता है, बिहार के और किसान भी आलू उपजाते हैं, हर जगह आलू उपजता है, तो हर जगह सरकार को सामान पहुँचाना, नीति का क्रियान्वयन करना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। एक ही जगह रहेगा तो कितना आसानी से काम होता चला जाएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है किसका, हमारे आईसीएआर का, जो सुझाव दिया है किसमें कि कृषि में सुधार किया जाना चाहिए। बहुत कम बच्चों को पता है कि भाई ये सिस्टम भी होता है। तो आप लोग को क्या करेंगे, अपने कॉपी में इसको नोट कर लेंगे और वहाँ पे मेंस वाले कॉपी में, है ना, जब देखेंगे तब। ये समझ में आया है नीता? जी सर। तो तुम बोल नहीं रही पूछिएगा आपका। अच्छा, पूछते हैं कल से। नहीं पूछेंगे? चलो नहीं पूछेंगे। बताओ तो, पश्चिम चंपारण के कौन से नदी में सोना मिलता है? पढ़ाए थे ना तुमको नीता। अब देखो, अगला हमारा पॉइंट क्या है कि हम अपने बिहार में जो कृषि की समस्या है उसमें क्या है कि पैसा का अभाव है ना। हम क्या करेंगे, अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या कहाँ लिखे हैं, हाँ, अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, प्रमोशन देते हैं, प्रमोट करते हैं, सॉरी प्रमोट करते हैं, नहीं प्रमोशन नहीं होगा ना, प्रमोट होगा यहाँ पे, सॉरी। अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं किस में, एग्रीकल्चर में, तो किसानों के पास में क्या होगा, पैसों की कमी नहीं होगी। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास पैसा है और वर्षा खेती करना चाहती है बिहार में, वर्षा के पास पैसा नहीं, हालांकि ये उल्टा केस हो गया, नहीं, वर्षा वहाँ खेती करना चाहती है बिहार में, तो उनके पास पैसा नहीं, तो हमारे पास पैसा, तो हम उनको बोलेंगे वर्षा हम तुमको 2 लाख रुपया देते हैं, तुम क्या करो, एग्रीकल्चर करो, खेती करो, सब कुछ हम पैसा दे रहे हैं, मशीन खरीदने का, खाद का, बीज का, जुताई का, उसके प्रोसेसिंग का, और जो उसका जब तुम प्रोडक्शन खेत से होगा प्रोडक्शन, तो अनाज बेच करके हमको कुछ पैसा देना, और कुछ हमको प्रॉफिट हमको भी देना, और कुछ तुम भी रखना। तो वो कितना खुश हो जाएगी। यानी ऐसे हमारे बिहार में बहुत सारे किसान हैं जो क्या करते हैं, ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, किससे, साहूकार से। बैंक तो लोन देता ही नहीं है। तो हमारे बिहार में किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो ऋण जाल में फंस जाते हैं, कब, कृषि सीजन में। तो अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर हमारे पास में होता, जिसके पास करोड़ों रुपया होता, और एग्रीमेंट्स के से ही क्या करता, हमको पैसा देता, हम खेती करते खुशी खुशी, और जो खेती में क्या होता है, खेती से जो प्रोडक्शन होता है हम उसको बेच करके अपना भी पेट पालते, उसका भी पेट पालते। जो 3 को कृषि कानून हमारे पास बिल पेश किया गया था संसद में, हालांकि जो सरकार ने उसको बंद कर दिया, उसमें यही तो कहा गया था ना कि भाई बड़ा बड़ा जो व्यापारी होगा क्या करेगा, एक गाँव गोद ले लेगा। जैसे मान के चलो कि पल्लवी के पास अभी लोन मिला है, सरकार ने पैसा दिया है, बहुत पैसा है पल्लवी के पास में। पल्लवी क्या किया, यहाँ पर छोटा सा एक हमारा गांव है गया, गांव बोलते हैं, जिला हमारा गया है, ठीक है। पल्लवी ने क्या किया, पूरे गया जिला को गोद ले लिया। बोला क्या, पल्लवी ने मीटिंग की और पूरे गया वाले किसान को बोला कि सुनो किसान, तुम यहाँ पर खेती करो, जितना पैसा लगेगा तुमको पैसा मैं इन्वेस्ट करूँगी, मैं पैसा तुमको दूंगी, ठीक है। और उसने क्या किया, पल्लवी ने एक रेट तय कर लिया कि भाई तुम्हारे यहाँ आलू उपजेगा तो आलू तुमको प्रति किलोग्राम में इतना देंगे, चावल का इतना देंगे, जो भी अनाज होता है वो। तो अब एग्रीमेंट हो गया हुआ है, तो अब क्या करेगी, किसान के पास तो पैसों की दिक्कत नहीं है, तकनीक की भी दिक्कत नहीं, जो कि सब पल्लवी उसको दे रही है। तो किसान खुशी खुशी अच्छे से क्या करेगा, अनाज उपजाएगा, और किसान का प्रोडक्ट कौन खरीदेगी, पल्लवी खरीदेगी। और पल्लवी क्या करेगी, इसी प्रोडक्ट को पॉलिश मार करके पॉलीथीन में पैक करके मार्केट में बेचेगी, या फिर उसको मॉल में बेचेगी। उसको आलू खरीदी 5 रुपये किलो और बेचेगी मॉल में कितना, 15 रुपये किलो। यानी जो तो पैसा जो 10 रुपया ट्रांजेक्शन होता है प्रॉफिट इसका पल्लवी का, तो पल्लवी का तो कंपनी होगा ना, यानी जीएसटी वो पे करेगी सरकार, तो सरकार को रेवेन्यू का भी पैसा फायदा होगा। और क्या होगा, किसान के पास टेंशन भी खत्म हो जाएगा, किसका, पैसे का। यानी एक स्कीम से या निजी निवेश प्रोत्साहन कैसे, देखो कितना हमको बेनिफिट मिल रहा है
है ना। तो ये सब हमको क्या करना चाहिए, हम अपने बिहार में जब हमको दूर करना होगा हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात क्या है कि अभी बिहार सरकार ने जो आओ बिहार स्कीम 2011 में ही शुरू किया था, और उनका बिहार में इतना ना अपराध है, इतना ना जातिवाद है, इतना ना राजनीतिकरण है वहाँ पे कि कोई इन्वेस्टमेंट जाता ही नहीं है इन्वेस्टर वहाँ पे। तो अब इस बजट इकोनॉमिक सर्वे में बोला है बिहार सरकार कि भाई तुम आओ हमारे पास में ना इन्वेस्टमेंट करने, तुमको हम सिक्योरिटी देते हैं पैसा का। यानी अब कोई प्राइवेट इन्वेस्टर अगर यहाँ बिहार में एग्रीकल्चर के फील्ड में इन्वेस्टमेंट करता है सारी का ना, तो उनके पैसा को बिहार सरकार इंश्योरेंस करवाती है। पूरा के इंश्योरेंस का जो टर्म प्रीमियम उसको बोलते हैं ना, प्रीमियम जो भरना तो सब बिहार सरकार भर के देगी उसको, यानी सिक्योरिटी बिहार सरकार दे रहा है। फिर भी नहीं कोई आदमी जा रहा है बिहार में, है ना। तो ये कितना अच्छा स्टेप हो सकता है बताओ तो, एग्रीकल्चर के समस्या को दूर करने के लिए, है ना। ये नहीं बनाना है बोलेंगे कि बांध बनाएंगे, नदी जोड़ेंगे, है ना, खेत को जोतेंगे, समझे करण, थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे हम लोग ताकि अच्छा आंसर लिख पाए। समझ में आया वर्षा? पांडे जी आए हैं कि नहीं? अगला पॉइंट है कृषि क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों का एकत्रीकरण। अब देखो, अब मेरे पास सुनाई दे रहा है सब लोगों को कि नहीं? जी दे रही है। अच्छा नीता बोल दियो, नीता कुछ पूछे तुमसे? चलो जी देखो, पूछिए। तो नदी का नाम नहीं बताइए, कौन नदी में सोना मिलता है बिहार के? नदी में थोड़ी ना सर, नदी का नाम मुझे नहीं पता। विभूति नदी। पश्चिमी चंपारण में जमुई में बताए थे, उस दिन मेरा जब क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था ना। जमुनी बता थे कि भूत ही बताए थे? सॉरी सर, ये जमुई बताए थे ना, गया मनेर जमुई ये सब बताए पहले थे। भी इसको, इसके यहाँ जा रहा, इसको कुछ दवा दे देना ना, स्मरण हो गया शक्ति ना। बढ़ने वाला, इसको दवा खिला देना नीता को, ठंड लगी होगी। क्यों सर? बिहार में दो ही नदी है जहाँ पर सोना मिलता है। पहला नदी हमारा गया में फल्गु है, दूसरा है पश्चिम चंपारण में भूतही नदी, है ना। किसी को सोना लेना हो तो फल्गु से नहीं मिलता सर, हैं? फल्गु में तो सिर्फ बालू है। किसमें? फल्गु में तो सिर्फ बालू है ये, फल्गु में। लेकिन बिहार सरकार के खान विभाग के, खान होता तो डिपार्टमेंट के तहत तो मिलता है ना, तो हम भी तो वही बोलेंगे। फल्गु में हमारे मिल घर के पास नहीं में मिलता है सर। अरे भाई कभी न कभी मिला था ना, प्रमाण तो उसका है, तभी तो बिहार सरकार लिख रही है कि भाई वहाँ सोना मिलता हो है। सकता है सर। हो सकता है क्या? सुनिएगा अपने दादा दादी से ना, मिलता था सोना वहाँ फल्गु नदी में। नहीं सर। उसमें जो अरे गजब करते हो, ये सब धारवाड़ क्रम की चट्टान से नदी निकलती है वहाँ पे। सोना का मतलब सोना का बुरादा, सोना का कन रवा मिलता है, ऐसा थोड़ी कि पूरा सोना का भंडार मिल जाएगा। होता होगा नहीं हाँ सर, वही कह रहे हैं। काफी छोटा छोटा। मिलता है, अभी अभी नहीं मिलता, अभी तो सब लेकर के चला गया। अभी कॉपी उस पे सब 12वीं 13वीं शताब्दी में जब चैतन्य प्रभु यहाँ पर हमारे पास आए थे ना, तो देखिएगा उन्होंने भी चर्चा की है अपने जो आगे उन्होंने ग्रंथ का रचना किया है कि फल्गु नदी में क्या था कि बिल्कुल सोना का बुरादा लहलहा रहा है, चलता रहता है, उतर रहता है। अब तो अंग्रेजों ने उसको बहुत एक चूस लिया ना, सब लेके चला गया वो लोग। तो दो ही नदी में मिलता है, एक यहाँ पे हमको फल्गु में, दूसरा कहाँ भूतही नदी में, है ना। चलो देखो अगला टॉपिक हमारा, या इसको बताएं। देखो अब क्या है कि हम हमारे पास एक और समस्या का समाधान क्या है चंद्रशेखर, कि अगर मेरे पास कृषि की समस्या है, क्लियर है, हमारे पास क्या है कि कृषि से जुड़ा जो भी आंकड़ा होगा, जो भी डाटा होगा, अच्छा देखो डाटा का मतलब क्या हो गया कि एक फसल वर्ष में, या जैसे कि एक ईयर में कितना धान उपजा, कितना गेहूं उपजा, कितना क्विंटल आलू उपजा, कितना क्विंटल प्याज उपजा। तो अगर हमारे पास डाटा होगा तो हम क्या करेंगे, इससे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। नहीं समझे बात को? जनसंख्या तो देखेंगे 1.5 गुना हो गया हमारे बिहार का, 15 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर सरकार के पास पता है कि हमारे पिछला साल में 5 टन या 5,000 टन यहाँ पर आलू उपजा है, कहाँ पर? नालंदा में, मान लेते हैं आंकड़ा हम अंदाज से, तो सरकार को पता है कि भाई अगला साल तो फिर जनसंख्या बढ़ जाएगा हमारा। तो अगर इस बार 5,000 टन आलू उपजा है, तो अगला साल हम क्या टारगेट रखेंगे? 7,000 टन प्रोडक्शन करने का आलू का।
तो अगर ये आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध हो जाता तो हम क्या करते, सरकार नीति बनाती, सरकार उसको क्या करती, इम्प्लीमेंट करती, चाहे वो किसी भी माध्यम से करवाए, सरकार तकनीक का यूज करके उसको क्या करती, बढ़ाती। तो सरकार, सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार सरकार ने अभी क्या किया है कि कृषि का डाटा इकट्ठा करने के लिए बहुत जगह क्या किया है कि डाटा सेंटर खोला है, ब्लॉक ब्लॉक में खोल दिया डाटा सेंटर। देखिएगा जब ये आरओ जो बहाली होती है रेवेन्यू ऑफिसर का ना, उनको यह भी काम दिया गया है कि तुम झोला उठाओ और तुम खेत घर घर जाओ, घर बोलते हैं, हर पंचायत में जाओ, वहाँ से पूछो कि कितना अनाज उपजन हुआ है लोगों का, फलना, सबका नाम लिखा रहता है डायरी पे, वहाँ ग्राम पंचायत के लोगों का, ग्रामीणों का, कि कितना भाई तुम्हारे पास अनाज उपजा, सब उसको लिख करके देना है, सरकार को जमा करना है। यानी सरकार के पास, बिहार सरकार के पास में यह डाटा होगा, होना चाहिए, और होता भी है। जनरली हर इकोनॉमिक सर्वे में लिखा ही जाता है कि इस साल इतना टन आलू का उपज हुआ है, लेकिन सबके पीछे में क्या लिखा रहता है, देखिएगा अबाउट लिखा हुआ रहता है। अबाउट का मतलब होता है लगभग लिखा रहता है ना, लगभग लिखा हुआ रहता है। तो ये आंकड़ा इकट्ठा करके हम क्या कर सकते हैं, कृषि से जुड़ा हुआ समस्या, जैसे मान के चलते कि हम आलू उपज गया इस बार 5,000, अगला साल 3,000 आलू टन उपजा, तो सरकार के पास दिमाग खनकेगा ना भाई कि भाई अब पिछला साल तो उपजा था 5,000 टन, इस बार कम पैदावार क्यों हो गया, मतलब कहने कि उसमें कृषि की क्या है, समस्या जुड़ी हुई है, इसलिए ना कम आलू उपजा वहाँ पे। तो सरकार उस पर क्या करती, फोर्सफुली वर्क करेगी, है ना। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि हमको क्या करना है, अगर हमको एग्रीकल्चर को दूर करना है प्रॉब्लम्स को, तो क्या करेंगे हम, वर्षा, कि पहले उसके डाटा का कलेक्शन करेंगे, उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, उसके लिए एक अच्छा सा पॉलिसी बना करके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसका, है ना। समझ रही हो पल्लवी? जी सर। ये सब किसी किताब में नहीं मिलेगा तुमको, है ना, इसलिए माथा उठा नहीं मतलब दौड़ाना किताब उताब कॉपी में, जो बताते हैं उसको लिखो और समझने का प्रयास करना बस, है ना। इसको लिख लोगी ना अपने भाषा में। जी सर। अब देखो अगला पॉइंट क्या हो सकता है, देखो ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम एक और पॉइंट का चर्चा कर सकते हैं कि सरकार जो नीति बनाती है, एक समान सी समस्या का समाधान है कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार जो भी नीति बनाती है, किसके लिए चंद्रशेखर, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। तो उसका क्या होना चाहिए, उसका ऑनेस्टली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, यानी ईमानदारी पूर्वक उसका क्या होना चाहिए, क्रियान्वयन होना चाहिए। तभी जा करके हमको क्या होगा, एग्रीकल्चर का जो प्रॉब्लम होगा वह क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना। तो एक पॉइंट लिख लीजिए कि कृषि नीतियों का ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसीज़, है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमारे बिहार में अभी देखो सरकार तो कानून बना देती है, कृषि कानून सरकार बना देता है, या कृषि जो हर कानून सरकार बना देता है, लेकिन हमारे बिहार में क्या होता है, किसानों को इसका सही लाभ मिल पाता है, अभी बताओ तो आप लोग, नहीं मिल पाता है। बिहार सरकार का एक बहुत अच्छा स्कीम है कृषि यंत्र बैंक, आगे पढ़ेंगे हम लोग इस वाले सेक्टर में, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मशीनरी स्कीम बोलते हैं। उसमें यह कहा गया कि कोई किसान, उनके पास में क्या है कि एक हर पंचायत में, हर डिस्ट्रिक्ट में सॉरी, उन्होंने क्या खोल रखा है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी इक्विपमेंट होते हैं सब उनके बिहार सरकार का खुद का, ट्रैक्टर उनके पास में अपना है, हल है, रोटावेटर है, उसके बाद की पंपिंग सेट है, थ्रेशर है, सरकार का खुद का है। यानी वह क्या करता है, अगर किसी किसान को ज़रूरत है तो वह डीएम से क्या करेगा, आवेदन देगा कि सर हमको इस खेती करना है, हमको आप क्या कीजिए, हमको आप ये ट्रैक्टर दीजिए, 5 दिनों के लिए 6 दिनों के लिए हम लेकर के जा रहे हैं। बात समझ में आया। यहाँ तक कि सरकार उसमें डीजल भी सरकार खुद भराती है, बिना पैसा का, सब पैसा सरकार देगा। आप लोगों को पता है, ये बात नहीं पता होगा। यानी खेती अगर हमको करना है तो बिहार सरकार ने कृषि यंत्र बैंक का संकल्पना लाया, यानी कि उसमें हसुआ, खुरपी, कुदाली, समझते हैं कि नहीं समझते हैं आप लोग? बोलिएगा सर देहाती जैसा बोल रहे हैं, क्या करें, एग्रीकल्चर का तो बोलना ही पड़ेगा। यानी
ऐसे भारत कृषि प्रधान देश है तो ये सब तो जानना जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ अगर सुई से लेकर जहाज तक की जरूरत पड़ेगा तो बिहार सरकार अपने पास हर जिला में खोल कर रखा है। जहाँ डीएम ऑफिस होता है, डीएम के बगल में ही गोदाम बना हुआ हर ऑफिस में, समाहरणालय में, उसका लिखा है कि बिहार कृषि यंत्र बैंक किसानों के लिए। तो लेकिन क्या बताइए कि कोई गरीब किसान अगर जाएगा तो उसको ट्रैक्टर सर इस मिलेगा? पर तो सर हम्म? सर कृषि यंत्र बैंक जो है इस पर तो अनुदान देती है ना सरकार। निजी बैंक, निजी आदमी अगर खोलेगा तो 80% अनुदान देती हाँ, है। अनुदान भी दे रही नहीं है। टूल्स ही काम करने के लिए। नहीं, इनको बोल रहे, हाँ बोलिए तो चंद्रशेखर जी। सर कृषि बैंक अगर कोई निजी आदमी खोलता है तो उस पर सरकार अनुदान देती है 80%। हम्म। और उसी बैंक से, कृषि बैंक से सब पंचायत में खोला जाएगा और उससे कोई व्यक्ति अगर यूज करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, यह भी है। लेकिन अभी क्या किया है कि इस बार से अभी जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, पढ़िए एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में, उनका जो डिपार्टमेंट वाला है सरकार का, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी किसान के पास में किसी कारणवश अनुदान नहीं मिल पा रहा है, उनके पास पैसों की अगर दिक्कत हो रही है, तो वह क्या करेगा, डीएम के पास में आवेदन देकर के वहाँ से मशीन लेकर के जाएगा, खेती करेगा, फिर वहाँ पर जमा करेगा। एक जो अनुदान वाली आप बात बोल रहे हैं वह भी सही है, और अभी जो हम डिस्कस किए हैं वो भी इसी अभी कृषि यंत्र बैंक है उसमें भी इम्प्लीमेंट ये चीज़ होता है। लेकिन हमारे बिहार में कितने मुखिया और जो अभी ये सब किसान सब है, किसान के पास नॉलेज की कमी होती है, वो क्या करेगा, मुखिया को पकड़ेगा, मुखिया बीच में दौड़ाते दौड़ाते ख़त्म कर देगा एग्रीकल्चर को। यानी सरकार को चाहिए कि भाई तुमने एग्रीकल्चर बैंक खोला हुआ है, कृषि यंत्र बैंक खोला हुआ है, किसी प्रकार के इक्विपमेंट का फैसिलिटी खोला हुआ है, तो तुम किसके पास में जाओ, फार्मर के पास में जाओ, गांव में जाओ, पंचायत स्तर पर उसको खोलो और वहाँ पर जमा करो। लेकिन फिर जमा आता है क्या, समस्या आता है उनके पास सिक्योरिटी का, कि भाई 5 लाख का 7 लाख का ट्रैक्टर आता है, किसान के पास लेके चला गया, अब किसान के चक्का खोल लिया, टायर खोल लिया, इंजन खोल के बेच दिया, तो क्या करेगा सरकार, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं जिस पर कि क्या कर रहा है बिहार सरकार को काम करने की और सोचने की ज़रूरत है ना। लेकिन फिर भी क्या है कि सरकार को क्या है कि जो भी नीति बनाती है एग्रीकल्चर के लिए उसको क्या करे, अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो ना हमारे बिहार में, तो निश्चित रूप से अभी जो जीडीपी हम 20% के आसपास देखते हैं एग्रीकल्चर का, वो निश्चित रूप से बढ़ के कितना के आसपास में हो जाएगा, लगभग 25-30 के आसपास जरूर हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे बिहार में बिहार सरकार ने किसान रथ योजना शुरू किया है, पढ़े होइएगा आप लोग किसी इकोनॉमिक सर्वे में। उसमें क्या क्या है किसी किसान रथ योजना में, कि जो भी नवयुवक और नवयुवतियां हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको आकर्षित कर रही है, किसके लिए, कि भाई तुम खेती करो। क्योंकि खेती अब क्या होगा, आने वाले समय में खेती एक बिजनेस हो जाएगा, है ना। जो भी अच्छा खेती उत्पन्न करेगा वो, चूँकि देखो लाइफ अब अच्छा जिएगा, लेकिन खाना तो भाई अनाजे ना खाइएगा आप, उसलिए तो खेती करना ही पड़ेगा आपको। तो सरकार क्या करती है, इसको प्रमोट कर रही है, खास करके युवा वर्गों की, भाई तुम आओ खेती करो। बात समझ में आया। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ये क्या है सॉल्यूशन है कि अगर हम कृषि नीति सरकार का इम्प्लीमेंट कर देते हैं बिहार में, तो क्या हो सकता है, बिहार में जो कृषि की समस्याएं हैं वह क्या हो सकता है, बिल्कुल दूर हो सकता है। ठीक, अब देखो अगला हम और कर सकते हैं क्या, पानी का भंडारण। ये एक पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, हमको पहले आप ये बताएं। जी सर। स्टोरेज ऑफ वाटर, देखो अच्छी प्रकार की हाँ, ये ज्यादा जरूरी ये है। इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है चंद्रशेखर जी कि पानी का भंडारण, कि देखो हमारे उत्तर बिहार का लोग सब पानी से मर रहा है, पानी इतना अधिक हो गया हुआ है, और दक्षिण बिहार के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बात समझ में आया। और हमारे यहाँ क्या है कि ग्राउंड लेवल वाटर भी कम होता जा रहा है और पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। और जितनी हर साल जो बाढ़ आती है हमारे बिहार में, फ्लड आता है, तो सरकार क्या करती है, सरकार बोलते हैं कि बाढ़ जब आता है तो जो भी नदियाँ होती हैं क्या करता है, अपना जो एक्स्ट्रा पानी होता है कहाँ लेके चला जाता है, बे ऑफ बंगाल में लेके बिछा देती है पानी को। तो अगर सरकार कुछ स्कीम ऐसा बनाए, और हमारा आपका जो घर बनता है छत वाला, तो सरकार क्यों बोलती है कि वाटर शेड बनाइए हर घर में, सबको बनाना चाहिए। आप लोग जब कमाइएगा पैसा तो घर बनाइएगा ना, तो वाटर शेड जरूर बनाइएगा अपने घर में। तो सरकार अगर हर किसान को प्रमोट करे, हर पंचायत को प्रमोट करे, हर विलेज को प्रमोट करे कि भाई तुम्हारा विलेज है, तुम्हारे पास एग्रीकल्चर अगर होगा तो तुम्हारा डेवलपमेंट होगा ना, तो तुम पानी को व्यर्थ मत बहने दो, उसको क्या करो, गड्ढा खोद करके एक पोखर बनाओ, या फिर उसको सोख्ता बोलते हैं देहाती भाषा में, समझो ना, एक तरह से सोख्ता बोलते हैं, है ना। ये तो सर ऑफिस में जो लगाया है इसी टाइप का सोखता। अच्छा, उस लगाया है। बिहार सरकार अरे ऑफिस में कोर्ट का। अच्छा, हमको नहीं जानकारी है। तो आपका कुछ इनकम हुआ कि नहीं हुआ इसमें? सर सिविल कोर्ट में तो मेरा क्या इनकम। अच्छा, नहीं होगा, चलिए।
तो अगर क्या होता है कि अब बिहार सरकार क्या क्या करे, अगर पानी को हमको बर्बादी से बचाना, तो देखो पानी क्या है, जीवन का आधार है, नीड है, बेसिक है, मतलब बेस है पूरा लाइफ का हमारा। तो अगर बिहार सरकार पूरे पानी को अगर हम स्टोर कर लेते हैं, बड़ा सा क्या बना, गड्ढा बना दिया, डैम बना दिया, तो सोचो कि जैसे कि ठीक है सरकार के पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, मनरेगा का जो काम हो रहा है हमारे यहाँ, वो तो केंद्र सरकार पैसा देती है, कुछ पैसा बिहार सरकार उसमें जोड़ करके देती है मजदूरों को। तो मनरेगा में देखिएगा, कुछ दिन पहले आप न्यूज़ में पढ़े होइएगा कोविड के समय में, कि सरकार के पास कोई काम ही नहीं है कि क्या काम करवाए। तो बोला क्या कि जो खरंजा बना हुआ है रोड उसको उखाड़ो और फिर उसको मटेरियल के फिर उसको बनाओ। ये सरकार का स्टेटमेंट है, पेपर में पढ़े होइएगा। यानी पहले जो काम किया हुआ है उसको बिगाड़ो, फिर उसको क्या करो, कंस्ट्रक्ट करो, बनाओ। तो उससे करने से बढ़िया है ना भाई, तुम क्या करो कि गांव में बड़ा बड़ा पोखर खनवाओ, बहुत बड़ा बड़ा पोखर, और जो पानी गांव का नाली का, उसके बाद कि खेतों का पानी जो व्यर्थ बहता है, नदियों के बाहर का पानी व्यर्थ बनता है, अगर उससे हम बड़े पोखर में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, तो क्या होगा, हमारा ग्राउंड लेवल वाटर भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। और जो पानी मेरे पास बचेगा एक्स्ट्रा, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा नहर बना करके या पाइप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, दक्षिण बिहार को डोनेट तो कर सकते हैं कम से कम हम उसको। अगर नहीं डोनेट कर पाएंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ हमारे पास वाटर जमेगा तो भाई इन्वायरमेंट भी डेवलप हो जाएगा हमारे यहाँ का, किसानों को असमय पानी भी मिल जाएगा। बात समझ में आए? तो पानी का भंडारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब? जब हमको एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तब। दूसरी बात क्या होता है, जून जुलाई में हमारे बिहार के किसान क्या करते हैं, ज़मीन में पंपिंग सेट हला करके उसको खोद करके पानी निकालते हैं और क्या करते हैं, खेतों को पटाते हैं। तो जो पीने वाला पानी हम लोग जो यूज करते हैं, उस पानी से क्या होता है, खेतों की जब सिंचाई होती है तो हमको पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? ट्यूबवेल बोलेंगे क्या इसको? हाँ, ट्यूबवेल की विधि से। ट्यूबवेल पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, पंपिंग सेट को ट्यूबवेल ही कह लो आप। हाँ, ट्यूबवेल ही यूज होता है मेरे ख्याल से, ट्यूबवेल। तो जो ट्यूबवेल से हम पानी उसमें क्या करते हैं, नीचे से निकाल के खेतों में डालते हैं पानी को, तो वो पानी क्या होता है कि पीने वाला पानी होता है। तो वो पानी तो व्यर्थ चला गया। अगर हमारे पास क्या होता है, बड़ा सा वाटर टैंक होता, तो हम उसी से क्या करते हैं, पानी को निकाल के पूरे पंचायत को, पूरे विलेज को देते। तो क्या होता कि हमारा ग्राउंड वाटर भी बच सेव हो जाता, और हमारा क्या होता कि एग्रीकल्चर से जो समस्या था सूखा का या बाढ़ का, वो भी क्या होता, सॉल्व हो जाता है ना। इसको आप लोग अपने अच्छे भाषा में लिख लीजिएगा, ठीक। और कुछ हो सकता है बताओ? एग्रीकल्चर को अगर हमको दूर करना है समस्या को, तो हम क्या कर सकते हैं? कोल्ड स्टोरेज में अनाज भंडारण। हाँ हाँ, सब हो जाएगा। जो भी आपको जोड़ना है वो सब उसमें जोड़ते चले जाइए, ठीक। देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कृषि विपणन की उचित व्यवस्था। अरेंजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब देखिए, अब क्या है कि किसान ने अनाज उपजा लिया, अपने पास घर में रखा हुआ है। किसान के पास क्या हो, किसान के पास मान के चलो कि अच्छा मानसून हुआ हमारे पास में, तो किसान का उपज क्या हो गया, बहुत अधिक हो गया। क्लियर है? तो अधिक हो गया तो उस अनाज को क्या करेगा, किसान के पास तो गोदाम नहीं है, उनके पास किसी प्रकार का इक्विपमेंट भी नहीं कि वहाँ पर गोदाम में रखे वो। तो अगर सरकार के पास क्या होता है, विपणन का व्यवस्था, मार्केटिंग का व्यवस्था सरकार कर देता है ना। आजकल तो देखते हो कि ऑनलाइन में गोबर, वो हाथी कुत्ता वाले सब आजकल ऑनलाइन ही बिक जा रहा है। तो अगर सरकार किसानों को टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करता, प्रोवाइड करवाता बिहार सरकार, या अगर कोई प्राइवेट एनजीओ है वो अगर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता हमारे फार्मर्स को, तो उनका जो प्रोडक्ट है वह घर बैठे क्या होता, भारत के क्या विश्व के किसी कोने में सेल हो जाता, बिक जाता। जैसे अभी अपनी किताब क्या है कि 4-5 किताब सऊदी अरब वाला भी पता नहीं कोई बच्चा था वो मंगवा लिया था, वहाँ से अमेजन से भेजा था हमने किताब को, तो ऑनलाइन था तो हमने उसको, तो खैर कंपनी वाले भेज देते हैं उनको, लड़का आके ले गया था। तो एक ऑनलाइन का ये हुआ, प्रॉफिट तो हुआ ना कि हम क्या किया। 5 किताब सर, बिहार नंबर वाली अपनी किताब थी ना मेंस वाली। अच्छा। तो गोपालगंज के कुछ बच्चा नहीं रहता होगा जो पढ़ने की तैयारी करने के लिए मंगाया है। अपने सिवान के ही थे, मुस्लिम थे वो लोग, तो वहाँ रह के पढ़ाई भी करते हैं। बिहारी है हाँ, बिहारी मंगवाया था ना, और अभियन क्यों मंगाएगा किताब को। तो क्या हुआ कि हम यहाँ, हाँ, तो हम यहाँ पर बैठे हैं, किताब जिनको पता है वो मंगवा लिया। तो अगर बिहार सरकार क्या करता, किसानों को ऑनलाइन सपोर्ट प्रदान करता,
ऑनलाइन ट्रेडिंग देता तो उनका जो गेहूं है, उनका जो आलू है, उनका जो प्याज है, क्या करता, फोटो खींच के कोई डालता और जिसको नीड होता वो क्या करता, खरीद लेता। जैसे देखो मान के चलो कि कल को अगर पल्लवी की शादी होगी तो पल्लवी के पापा का सबसे बड़ा टेंशन क्या होगा, पापा के भाई का, कि भाई हरी सब्जी कहाँ से हम खिलाए, जो बारात आएगा हमारे पास में, अच्छी क्वालिटी का चावल। सब लोग चाहते हैं कि बच्ची की शादी में या बेटे की शादी में अच्छा क्वालिटी का खाना खिलाए। तो वो लोग क्या करते हैं, मंडी में जाते हैं ना जी, हर बच्चा अपने गार्जियन बच्चे की शादी में गार्जियन जाते हैं मंडी में। तो मंडी में प्रोडक्ट क्या मिलता है, जरूरी नहीं कि आपको ताज़ा मिलेगा और महंगा भी आपको मिलेगा। तो अगर उन एक ऐसा चेन बन जाए ना हमारे बिहार में कि भाई हम तुमको वर्क फ्रॉम ये दे रहे हैं, मतलब डिलीवरी फ्रॉम होम दे रहे हैं, आप हमको ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, आपकी शादी है बच्ची का या कुछ घर भोज है, कुछ भी है, हम आपको अपने वाहन से क्या आपके यहाँ पहुँचाएंगे, बिल्कुल ताज़ा खाना, ताज़ा वो फूड पहुंचाएंगे आपको, क्रॉप पहुंचाएंगे, ग्रेन पहुंचाएंगे, और आपका तो पैसा ही बचत हो जाएगा उनका। तो अगर ये चेन हमारे यहाँ डेवलप हो जाए ना, तो ये चेन से क्या होता है, हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। क्योंकि देखो सबसे बड़ी समस्या प्रॉब्लम का क्या होता है, अशिक्षा और पैसा की कमी, दो ही कारण है किसानों का। अगर ये दोनों चीज़ उनको मिल जाए ना तो जरूरत नहीं पड़ेगा उनको टेक्निकल सपोर्ट का। भाई एजुकेशन है तो उनको पता है कि भाई प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। हमारे मिथिलांचल के महिला लोग इतना तेज सब निकलती है, जो ब्राह्मण समुदाय की फीमेल सब होती हैं, क्या करती हैं वो लोग, जब अभी सावन का महीना आएगा तो क्या करेंगे, बेलपत्र और गेंदा का फूल को पन्नी में पैक करके और बोलती है शिव जी का प्रसाद है, शिव जी का ये बाबा धाम से चढ़ाया हुआ है, अब उसको बेचती है ऑनलाइन माध्यम से। एक एक मास्क बिका है 500-500 रुपये में, जिसका कॉस्टिंग मुश्किल से 5 या 6 रुपये आता है मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क का। तो एक क्या बना, चेन बना। तो जिस प्रकार बिहार सरकार कुटीर उद्योग के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हमारे पटना में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में क्या खोला है, खादी मॉल खोला है, तो सरकार अगर चाहे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एग्रीकल्चर फूड मॉल खोल सकता है। एक कंसेप्ट कुछ भी डाल दो अपने माइंड से कि सरकार जिस प्रकार हमारे यहाँ से रेशम के उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है या फिर प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहा है, किस खाद्य उद्योग को। चंद्रशेखर माइक बंद कर लीजिए, पूछना को तो खोल लीजिए। सर एक तरकारी मार्ट तो खुला है ना? हाँ, तरकारी मार्ट खुला, तरकारी मार्ट ऑन, हाँ वो पहुँचा रहा है, लेकिन वो पटना में ही सीमित है, बिहार में नहीं जा रहा है। दिक्कत यही है, जो तरकारी मार्ट आप बोल रहे हैं वो पटना तक ही सीमित है, पटना के जो शहरी इलाके हैं। ये सर पटना में मिलता है, हाँ बाहर नहीं मिल रहा है, वो हम चर्चा करेंगे अभी। तो अगर ये क्या करे कि इस विपणन को पूरे बिहार में फैला दे तो सरकार क्या करेगा, किसानों का आय बहुत अच्छा बेहतर हो पाएगा। यानी सरकार चाहे तो प्रत्येक जिला में एक जिले को चिन्हित करके वहाँ पर जो अच्छा प्रोडक्शन होता है किसानों का, उनके लिए एक छोटा सा बड़ा सा दुकान खोल दे, मॉल ही खोल दे भाई कि यहाँ पे यहाँ जाए, यहाँ भागा कतरनी चावल है यहाँ मिल रहा है, यहाँ लीची का प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ कुछ मिलता है। तो कितना अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा नहीं सारी का। यानी आपको एक ही छत के नीचे पूरे बिहार की विविधता देखने को मिलेगा। इसके लिए चंद्रशेखर जी ने हमको याद दिलवा दिया, शायद हम उसको नहीं बता पाते, लेकिन हमको ध्यान दिलवा दिया उन्होंने कि बिहार सरकार ने क्या किया है, इसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के विपणन को, मतलब मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए बिहार में एक मतलब घर घर सरकारी तरकारी, उसका योजना का नाम है पटना में हर घर सरकारी हर घर ये तरकारी, या इसको यूं कहते तरकारी योजना। तरकारी समझती हैं वर्षा? ये सर क्या होता है तरकारी? हर थाली में बिहारी तरकारी सर, इस तरह का टैगलाइन है। नहीं वो दूसरा है, तरकारी समझते हैं क्या होता तरकारी है? मतलब सब्जी सर, मतलब कैसे बोलते हैं तरकारी, ये बताओ। तरकारी बोलते हैं। मतलब कैसे बोलते हैं? ये कच्चा होता है या पका हुआ होता है, पहले हमको ये बताइए। तरकारी का मतलब क्या होता है, कच्चा हुआ या फिर पका हुआ? सर पका हुआ। और कोई बच्चा गेस करना चाहेगा, बताइए तो वर्षा। सर पका हुआ। सर इसका चांदी विच्छेद करे तो पका हुआ ही आ रहा है। कर्ज और ताड़ी लाइक गांव में दोनों तरफ से यूज करते हैं सर, बोलते हैं तरकारी लाने जा रहा हूँ, तो कच्चा भी वो सब्जी सब्जी है ना, बना हुआ और घर में सर बोलते हैं कि तरकारी बन लो आज, तो दोनों में यूज करते हैं सर कि पका हुआ क्या है और कच्चे मतलब तरकारी लाने जा रहा हूँ तो क्या है। मतलब कोई बच्चा नहीं बात को पकड़ रहा है कि तरकारी मतलब कच्चा है कि पका हुआ होता है। सर कच्चा होता है, लेकिन मिथिला में सर ना तरकारी दोनों सेंस में यूज होता है सर, देखिए पका हुआ भी और कच्चा भी। हाँ देखिए, अब ये सही बताए हैं, तरकारी का मतलब होता है वर्षा, इसका शुद्ध मतलब होता है कि कच्चा सब्जी,
जब इसमें क्या मिलता है, जब इसको हम पकाते हैं तब उसको क्या बनते हैं, सब्जी में बोलते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, पका हुआ सब्जी को तरकारी बोल देते हैं। लेकिन इसका मतलब होता है कि बिल्कुल कच्चा सब्जी, यानी खेतों से निकला आपके पास में पहुंचा। तो बिहार सरकार क्या की है, इस तरकारी योजना के तहत जो राजधानी पटना है, उस पटना में ही क्या किया है, तो खैर वो तो भाग गया गंगा के आगे, जो पटना में ही क्या किया है सरकार ने, बिहार सरकार ने एक अपना गाड़ी भाड़ा किया है और वह पटना के गली गली में घूमता है और सरकारी रेट पर क्या करता है, किसान वो जो घर वाले लोग होते हैं, चूँकि पटना तो शहरी इलाका है, इनको बिल्कुल कम दामों में सब्जी और ताज़ा सब्जी उनको उपलब्ध करवाता है। तो बिहार सरकार अगर इस तरकारी योजना को पूरे बिहार में क्या करे, प्रमोट कर ले तो कितना बढ़िया हो जाएगा, लेकिन नहीं कर सकता है। पता है क्यों? देखो पटना में क्या है कि एक तो मेट्रो सिटी है और वहाँ पर क्या है कि सिक्योरिटी भी ठीक ठाक है और लोगों को समझ भी अच्छा तरीके से है, पुलिस भी सपोर्ट करती है, पब्लिक भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। सोचो कि अगर ये तरकारी का जो ट्रक है या जो ये है क्या नाम है, कोई वाहन है, पटना से निकल कहाँ गया, बेतिया में गया, सिवान होते हुए, तो क्या करेगा, अगर कहीं चोरी हो जाएगा सर। हाँ, कहीं अगर बीच में फाका समझती है ना, बीच में कहीं गैपेज मिला उसको तो पूरा ट्रक ही गायब कर देगा, है ना। तो सरकार चाह करके भी इस योजना को बिहार के उन कोने में लागू नहीं करता है। सर पटना में जो ये तरकारी योजना है सर, तो वो क्यों ही है, क्या है, तो वहाँ पे जो सब्जी वो मिलती है वो बाहर से भी तो आता होगा ना। ये सरकार उसको खरीदती है, बात समझ में। बिहार सरकार क्या हुआ, खेत से सब्जी खरीदा और क्या करता है कि वहाँ घर वाले लोगों को कुछ कमीशन रख करके बेचता है, ऐसा नहीं कि फ्री में बेचता है ना, कुछ उनको सरकार को पैसा भी, तो ये बिजनेस है सरकार का, आई बात समझ में। तो ये वही मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। तो इसको क्या करना, इसको हमारे बिहार सरकार चाहे तो हर जिले में इसको पहुंचा, मतलब इसको बढ़ावा देना चाहिए उनको, लेकिन नहीं कर सकता ना, नहीं पता, वर्षावली की ट्रकें गायब हो जाएगा, कहीं टायर का पंचर अगर हो गया तो पूरा का पूरा आसपास के गांव के लोग देखती हो, ट्रेन में जब जाता है कोयला तो बांस मार मार के कोयला निकाल के ले लेता है लोग, ग्रामीण लोग सब सब्जी छोड़ेगा जब इतना महंगा सब। जब गन्ना जाता है तो बच्चा सब ऐसे ही आधा खींच खींच के फेंक देता है, वही चीज है ना। तो इसमें क्या है कि इस विपणन की व्यवस्था में सरकारें काम नहीं करेगा इस मनु, बल्कि हम जो आम नागरिक हैं हमें भी क्या होना चाहिए, बुद्धिजीवी की तरह व्यवहार करना होगा और हमको अपने आसपास के लोगों को समझाना पड़ेगा, भाई सरकार तो हमारे बेहतरी के लिए कर रहा है, तुम काहे मतलब ऐसे परेशान कर रहे हो, है ना। हालांकि पटना में भी कुछ जगह ऐसी घटना हुई थी कि उनको पटना में क्या हुआ कि जिस मुसल्लापुर हाट की जगह सुने हुई है, जहाँ स्टूडेंट बहुत रहता है, स्टूडेंट पे सब क्या करता है कि देखो यहाँ पर केवल एक ड्राइवर रहेगा, एक बेचने वाला रहता है, तो ड्राइवर उस बेचने वाला से बात करके साँठ काट करके तरकारी को कम भाव में लोग खरीद के निकाल लिया या चोरी कर लिया, फिर ये लोग ड्राइवर से कंप्लेन करता है, सर की सब्जी ये चोरी हो गया या सब्जी कम बन गया। तो सरकार का ये जो स्कीम है ना वो नहीं ज़्यादा सक्सेस हो पाया है। तो अगर लोग सर अब इस क्षेत्र में नहीं आता है सर, मुसल्लापुर हाट वाले एरिया में नहीं आता है, पटना 8,06,000 और 8,07,000 सब में छोड़ दिया, पहले आता था। हाँ वो छोड़ दिया वहाँ पे ना, जैसे बेली रोड में। लोगों को सुधारना बहुत जरूरी है सर, विकास के लिए बिहार में बहुत सुधारना जरूरी है लोगों का। तो अब उसको छोड़ के सरकार ने क्या किया, सब्जी को फ्रेजर रोड, बोरिंग रोड, जो पाटलिपुत्रा कॉलोनी जो अच्छा मतलब वीआईपी जगह माना जाता है ना, जो यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं पटना में, वहाँ इसको भेज दिया इस योजना पर, इस बस ट्रक को। अब जाता ही नहीं है मुसल्लापुर हाट में या गोपाल जहाँ पे गाय घाट के इलाका, वहाँ जाता ही नहीं सब्जी लेकर के। ये उनको पता है कि भाई बच्चे हैं, गरीब लोग, किससे झगड़ा करेगा वो लोग, है ना। तो हमको सुधारना होगा, तब जाकर के सरकार की कोई भी योजना है ना एग्रीकल्चर का, वो हमारे यहाँ फलीभूत हो पाएगी। ठीक है, चलो देखिए, अभी एग्रीकल्चर में ना आने वाले समय में अगर आप लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती हैं या करते मन है इन्वेस्ट करने का, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की अगर कोई कंपनी आपको मिल जाता है, या फिर जो क्या उसको बोलते हैं, जो जैविक खेती करने वाली कंपनी है ना, उसमें पैसा इन्वेस्ट करो या शेयर खरीदो वहाँ पे, है ना। वो आने वाले समय में 2-3 साल में बहुत पैसा दे करके जाएगा। या जैसे पल्लवी को पैसा मिला तो पल्लवी चाहे तो अपना कुछ, इतना दिमाग हो ही गया हम लोगों को ना इसमें पढ़ते पढ़ते, तुम एग्रीकल्चर का ही बिजनेस शुरू कर दो, है ना, बहुत पैसा है इसमें। बिजनेस पढ़ा रहे हैं आप। क्या हुआ है, पूरा ऑल ओवर बिजनेस ही है, बिजनेस है ये सब ऐसे चीज़ है देख। ना। हाँ देखो, इसमें नगद पैसा है, सब्जी में, सब्जी के व्यापार में, आलू के व्यापार में, प्याज के व्यापार में, है ना। तो इसमें सब ठीक है सर, लेकिन पॉइंट इतना है कि जनता जब तक उसके अंदर ईमानदारी नहीं आएगी, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। लाएगा कौन जनता ईमानदारी, बताओ।
सब मिल के लाएंगे, एक के लाने सर से जनता थोड़ी भी तो होगा। एक नहीं है सर, 14 करोड़ है। जानता भी वैसा ही है। ऑफिसर सब भी तो ईमानदार नहीं मिलते हैं। देखिए धरती पर आए हैं ना करण, तो किस तरह जिंदगी काट के निकलिए यहाँ से, नरक लोक से, है ना। ये सब जंजाल है। अभी तो मोक्ष नहीं मिला होगा आपको, आप तो और शादी ब्याह में फंस गए हुए हैं बेचारे, आपको तो और मतलब जिंदगी ये हो गया होगा ना, इंगेज बहुत ज़्यादा हो गया होगा, सब परिवार है। बेचारा ठीक है, चलो नौकरी हो गया, शादी कर लिए, ज्यादा दुखना नहीं चाहिए। हाँ, एक हमारे पास और स्कीम आता है क्या, कि अगर हम मृदा मृदा जांच प्रयोगशाला, सॉइल टेस्टिंग, देखो अब ये क्या है कि अब हमारे बिहार में अगर कृषि की समस्या को से हमको निजात पाना है या उसको छोड़ना है बिहार में कृषि की समस्या को, तो सबसे ज़रूरी क्या है कि हमारे बिहार में सॉइल की टेस्टिंग हो। इसकी चर्चा हमने पहले भी कर दिया था, यानी बिहार सरकार क्या करे, बिहार के प्रत्येक जिले में जा कर के वहाँ के मट्टी का नमूना ले और मट्टी के नमूना में यह जांच के बताए, क्या जांच के बताए कि देखो यहाँ पर मॉइस्चर कितना है, यानी उस मट्टी में कितना है, आर्द्रता कितना है, ठीक है। उस मिट्टी में क्या है कि जो मिनरल्स कौन कौन से उपलब्ध, यानी खनिज तत्व कौन कौन से उपलब्ध होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता जो है वह कितना है, ये सब टेस्टिंग से ही पता चलेगा। यानी अगर हमारे बिहार के प्रत्येक कोना के मिट्टी का या प्रत्येक किसानों को यह पता हो जाए कि हमारी मिट्टी में इस प्रकार की खेती क्या हो सकती है, इस प्रकार का बीज, इस प्रकार का फसल हम अगर उपजाएं तो हमको कम समय लगेगा, कम पैसा भी लगेगा और हम अधिक प्रोडक्शन ले सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा करके अपनी गरीबी को भी दूर कर सकते हैं और कृषि से जुड़ी हुई जो समस्या है उसको वो भी दूर हो सकता है, और इसके चलते क्या हो सकता है, हम डेवलपमेंट के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। बात समझ में आया। तो बिहार सरकार क्या कर रही है, इसमें बहुत ज़्यादा काम किया है, अभी हमने चर्चा किया है अभी आपको कि बिहार सरकार ने अभी लगभग पिछला बजट में 9 जिलों में और इस बजट में 5 9 5 14 हो गया, 14th डिस्ट्रिक्ट में क्या किया है, मृदा टेस्ट सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी चला रहा है वो। और प्लस क्या है कि इसमें ये लिख लीजिएगा कहीं पे आप लोग कि 14 टेस्टिंग लैब है ना, इज रनिंग इन बिहार, है ना। सर लास्ट ऑप्शन क्या है ये वाला, उत्पादन क्षमता जी। लिखे हैं, खनिज तत्वों की लिखे हैं और ये आर्द्रता लिखे हैं, ठीक। तो अगर ये चीज़ हमारे पास में हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते। देखो समस्या का समाधान बहुत तरीके से हो सकता है, जितना आप पढ़ते हैं और जितना आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं बस उतना ही भर है, ठीक। अब देखो आपके पास अगर ये चीज़ पॉइंट याद है जो हमने डिस्कस किया है तो वेल एंड गुड है, अगर याद नहीं होता है तो आपके पास जो भी मस्तिष्क में जो चीज़ें हैं उनको क्या करना है, अपने कॉपी पे उसको उतार देना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एग्रीकल्चर में हमको क्या करना है, तकनीक का यूज करना है। क्या करना है, एग्रीकल्चर में तकनीक का यूज करना है। तो तकनीक अब क्या हो, तकनीक अब हो गया बहुत पुराना चीज़ हो गया तकनीक का, उसका कुछ नया चीज़ हम यूज कर सकते हैं। देखो कि कृषि में क्या कर सकते हैं हम लोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सर वो ड्रोन सेटिंग कर सकते हैं सर, ड्रोन से हाँ बिल्कुल। सर जो टेस्ट छिड़काव कर सकते हैं पानी का, तो धान के जो खेतों में ज्यादा पानी डाल देते हैं वो कम यूज होगा। क्या कर रही हो पल्लवी? वो जो टेस्ट लैब बताया है तो वो जिला वाइज ना होगा? हाँ जिला नहीं, हर जिला में नहीं है, शिवहर में नहीं है तो क्या मुजफ्फरपुर का, जो मुजफ्फरपुर के डीएम ऑफिस के पास में वो बना हुआ है, तो सीतामढ़ी का किसान भी मुजफ्फरपुर आता है, शिवहर का किसान भी मुजफ्फरपुर आता है, तो ये छोटा डिस्ट्रिक्ट है ना, वो सब हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया गया हुआ है यूज ऑफ। अब देखो
अब क्या सबसे मतलब देखो अंतिम पॉइंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अभी जो क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ उसका अंतिम पॉइंट यह है कि अगर हम अपने एग्रीकल्चर में हमको प्रमोट करना है, डेवलप करना है, तो क्या करेंगे हम अपने एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे इस क्लास में, उनको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, है ना। तो वर्षा जैसे बता रखी कि मोटा मोटी समझ लो क्या है कि हमको जैसे धान की खेती हमने किया तो पंपिंग सेट से या हैंड ट्यूबवेल से हमको पानी नहीं उसमें डालेंगे, क्या करेंगे, ड्रोन से छिड़काव कर दिया। हमको फर्टिलाइजर उसमें यूज करना है तो सब कुछ क्या करेंगे, हम मैनुअली यूज़ नहीं करेंगे, ड्रोन के माध्यम से या फिर क्या किसी रोबोट के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से उसको यूज़ कर दिया। ठीक, हमको क्या करना है कि हमको उसमें क्या कटिंग करनी है, तो कटिंग करना है तो क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे उसमें कि हमको ऐसा मशीन ला कि कटिंग करके उसको हम क्या कर ले, ख़त्म कर दे, मतलब मेरा समय भी बचे, पैसा भी बचे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी विंग में, चाहे इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, सर्विस हो, यह हमको क्या करता है, ये ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमको क्या करता है कि टाइम सेविंग होता है ना। फिर देखिए कि मनी सेविंग होता है ये, और मैन पावर रिड्यूस होता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि मैन पावर जो होता है वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा हमारा, है ना। और मतलब फास्ट वर्क होता है, सबसे बड़ी बात ये क्या है, और वर्क जो क्या हो कि ऑथेंटिक लगभग वर्क होता है ना। तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं, ये साइंस टेक वाले सर आपको पढ़ाएंगे, जो टीचर पढ़ाएंगे आपको, प्रदीप जी पढ़ाएंगे नीता को, तो ये सब तुमको बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। बस ये समझ लो कि सारे बीमारी का इलाज लगभग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि लगभग 30% के आसपास इलाज कर देगा एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट को, अगर हमारे बिहार में यूज हो जाए तो। लेकिन हमारे बिहार में ना तो ड्रोन से खेती की जा सकती है, संभव भी नहीं होता है। बच्चा सब गुलेटी मार के ड्रोन को ख़त्म कर देगा, गांव का लोग सब क्या लाठी मार के ड्रोन को ख़त्म कर देगा, एक पर एक बिहारी सब है ना वहाँ पे। ये क्या है कि हम अपने एग्रीकल्चर में क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे बिहार में ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, सारी का अप्लीकेबल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए चाहिए, यूज करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और प्लस क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। और हमारे बिहार के किसानों के पास ना तो पैसा है ना तो एजुकेशन है। बट फिर भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है जिसको आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं। यहाँ तक के डिस्कशन में अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, कोई ज़्यादा समझ लिया हो तो हमको बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते। पहला इसने क्या किया है कि हमारे बिहार में सबसे क्या है कि श्री मेथड से क्या किया जा रहा है, पैडी का कल्टीवेशन किया जा रहा है, पैडी का प्रोडक्शन कह लो या फिर कल्टीवेशन किया जा रहा है। ये समझ में आता है श्री विधि क्या होता है? नहीं। यस सर। यस सर। क्या होता है श्री विधि, बताओ। मुझे नहीं पता। सर, विधि में एक धान का मशीन होता है। लगाया जाता है। पहले सारिका को बोलने दीजिए, उसके बाद शेखर जी आप बोलिएगा, लेडीज फर्स्ट, है ना। बोलिए सारिका। सर इसमें एकक बीज बोया जाता है। श्री विधि से सिर्फ धान का ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे चीज जैसे टमाटर, बैंगन, मकई, अनेक चीजें वो लगाई जाती है इसकी वजह से। ठीक, आप अब बताइए मेल सेकेंड बताइए चंद्रशेखर जी। अब सर ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा ज्ञान का मतलब उद्गार किया है, बहुत धन्यवाद आपका। श्री का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है SRI का। इसी को कहते हैं अधूरा ज्ञान। नहीं, अब गूगल मत कर लेना कोई आदमी। नहीं सर, नहीं पता है। हाँ। नहीं बता रही हूँ। कोई आदमी बताएगा कि मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ श्री? बताइए। यही होता है कि अगर इंटरव्यू में यही पूछता है, इंटरव्यू में यही शब्द आगेगा हमसे पूछ लिया कि भाई RBI का मतलब बिहार में जोनल ऑफिस का है, तो हम बोल दिए पटना में। तो हमको बहुत घुमाया कि नहीं पटना में नहीं, दूसरे जिला में है। हम कहे सर पटना में ही है। और संजोग से कि हम भी कंफ्यूज थे, लेकिन पटना में हम जाते हुए देखे तो वहाँ डाक बंगला चौराहा के आसपास में उसका ऑफिस है RBI का। अंत तक हमको क्या किया कि उसने तोड़ दिया। क्यों? कन्फ्यूजन के कारण। फिर हमको स्वीकार करना पड़ा सर कि हाँ पटना में नहीं है, किसी दूसरे ज़िले में होंगे। तो वही फिर बाद में बोला कि भाई कॉन्फिडेंट रहो, पटना में ही है वो। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हैं पटना में ही है सर। तो हम उसको बोले थे, लेकिन होता है ना कि कॉन्फिडेंट। देखो श्री क्या होता है, श्री का मतलब होता है, देखो एस का मतलब हो गया यहाँ पे सिस्टम। इसका मतलब क्या हो जाता है, सिस्टम।
आर का मतलब हो गया राइस, है ना। आई का मतलब हो गया इंटेंसिफिकेशन, यहाँ पर ऑफ जोड़ दो, यानी श्री का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, चावल पद्धति की गहनता। गहनता, इसके लिए एक और यूज होता है सघनता। देखो क्या होता है, आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि बैगन उपजाया जाता है, मक्का उपजाया जाता है, आलू उपजाया जाता है, अभी हमारे बिहार में श्री विधि से केवल धान की खेती को प्रमोशन दिया जा रहा है, क्योंकि मक्का में, उसके बाद आलू प्याज में, गेहूं में और प्रोडक्शन में क्या हुआ है, ये जो श्री विधि का तकनीक है वह ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, सक्सेस ही नहीं हो पाया। उसका कारण कुछ होता है, हम डिस्कस करते हैं। देखो क्या है कि श्री विधि क्या है, राइस के लिए ही बना है, समझे सारी का। श्री विधि जो है यह राइस के लिए ही बना है। अब देखो कि यह फुल फॉर्म से पता चल गया, फुल फॉर्म पता चल गया, नहीं एक अलग जानकारी मिल फुल गई है। फॉर्म से पता चल रहा है सर। हाँ, ये राइस के लिए ही बना हुआ है। तो आलू प्याज और कटहल में इसको मत समाहित कीजिए, इससे राइस की खेती हमारे बिहार में होती है। और हमारे बिहार में क्या है, बिहार सरकार, बिहार में खास करके जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है गंगा का नॉर्थ में, है ना, इसको क्या बोलते हैं, टेराई रीजन भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र भी कहते हैं। तो बिहार सरकार क्या करती है, बिहार सरकार कृषि की समस्या को दूर करने के लिए हमारे बिहार में चावल की खेती में श्री विधि पद्धति का यूज करती है। क्यों करती है, क्योंकि यह जो राइस है, राइस बिहार का क्या है, मेन क्रॉप है, जो मुख्य फसल होते हैं ना, मेन फूडिंग क्रॉप। हाँ सर, सिस्टम ऑफ राइस, उसके बाद क्या लिखे हैं, और नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। इंटेंसिफिकेशन, INTENSIFICATION। 5 GB खत्म हो गया है तुम्हारा पल्लवी? पता नहीं, भी नहीं हुआ है, पता तो नहीं बताओ, क्यों चल रहा है। तुम अगर विरोध करती भारत सरकार का, और उनका क्या नाम है, टेस्ला के डायरेक्टर का, उनको तुम यहाँ रहने के लिए बोलती कि सर आप रहिए, स्टारलिंक हमको एलन दीजिए, मस्क। एलन मस्क, तो वो तो नहीं ना जाता वहाँ पर कम से कम है। तो भी भारत का घाटा है ना, एक अपना भला थोड़ी सोच सकते हैं, गवर्नमेंट का भी तो घाटा होगा ना उससे। पहले एक अपना वैसे भला। ही डूबा हुआ है और डूब जाएगी जनता। तो देखो ये क्या है कि बिहार सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए। बिहार सरकार ने क्या किया है, श्री विधि से हमारे बिहार में जो बिहार का मेन फूडिंग क्रॉप होता है, मेन खाद्यान्न फसल होता है चावल, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या किया है, श्री विधि तकनीकों को क्या किया है, प्रमोट किया है। अब देखो यह जो श्री मेथड है, आपको पता है कि यह बिहार का और भारत का नहीं है, बल्कि यह किसका है, फिलीपींस का। हिंदी पता नहीं इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, हाँ शायद फिलीपींस। फिलीपींस एक क्या है कि देश हमारा है हिंद महासागर में, उसका राजधानी कहाँ है, मनीला, है ना। तो मनीला में क्या है कि एक हमारा हेडक्वार्टर है, चर्चा किए हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। लिख लीजिएगा तो बोल दीजिएगा, आगे चलेंगे फिर। अब देखो, तो हमने कहा था ना कि बिहार सरकार ने फिलीपींस से हेल्प लिया है, तो वही जो मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, उससे क्या बोला है कि सर हमारे यहाँ क्या है कि मेन फसल चावल है, कि यहाँ पर उत्पादक कम होता है। देखो इंटेंसिफिकेशन मतलब क्या होता है, सघनता होता है। क्या होता है, देखो जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारा लैंड है, भूमि है हमारे पास में, क्लियर है। किसान क्या करता था पहले, मतलब जैसे यहाँ पर धान का कहता है, इसको रिक्रॉपिंग बोलते हैं, बुआई होता है, तो जनरली 5 से 6 दाना को रोपता था। 5 से 6 जो जड़ होता है, रूट होता है हरे घास का, उसको यहाँ रोपता था। तब जाके ये क्या होता है कि धान का जितना ये प्रोडक्शन देता था, मान के चलो कि 100 ग्राम के आसपास में ना, फिर किसान क्या करता था, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ देता था, इस जमीन को क्या करता, जमीन को छोड़ देता था।
और कुछ दूरी के बाद में फिर क्या करता था किसान हमारा, यह रोपता था नया यह धान। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें समय भी बहुत लगता था, और जो हमारा धान का छोटा बीजीय पौधा इसको बोलते हैं, सीडी क्रॉप बोलते हैं, तो बीजीय पौधा की संख्या भी बहुत अधिक लगती थी, समय भी अधिक लगता था, और उत्पादन भी कम होता था। बात समझ में आया? तो श्री विधि ने एक अनुसंधान किया फिलीपींस में, चावल पर खेती काम करता है। इसने कहा कि नहीं, यह पद्धति हम यहाँ नहीं अपनाएंगे। उसने क्या किया है, इंटेंसिव मतलब बिल्कुल सघन नहीं, अब चावल क्या कीजिए, अगले बगल में रोपिए, डिस्टेंस नहीं देना। पहले क्या था, इतना डिस्टेंस के बाद में चावल रोपा जाता था, बोला कि नहीं, अब क्या कीजिए, आप बिल्कुल सघन होकर के चावल रोपिए, आसपास में रोपिए। और इस पद्धति से कुछ उसका मैकेनिज्म होता है, तो इस पद्धति से जब हमारे यहाँ चावल का उत्पादन किया गया, तो देखिए कि भारत जो है श्री विधि के अपनाने के साथ में भारत चावल प्रोडक्शन में क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। नहीं तो पहले वो फिलीपींस से मंगवाता था, इंपोर्ट करता था खाने के लिए। वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। क्या हुआ है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान इंटरनेशनल या नेशनल? जा इंटरनेशनल सर। हाँ हाँ, पहले कहने बोलते हैं आप लोग, इंटरनेशनल होगा ना, ये अंतर्राष्ट्रीय है ना, अंतर्राष्ट्रीय। हाँ, तो अब क्या है हम कि सर हिंदी मीडियम वाले, हम लोग लिख के छोड़ देते हैं अपना हिंदी। अच्छा, ये खाली वर्षा फंस जाएगी बेचारी, है ना, कोई बात नहीं, वो वर्षा समझदार है, वो समझ लेती है चीज़ों को। अब देखो, तो हमारे बिहार में सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार सरकार ने कृषि को डेवलप करने के लिए, कृषि के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया है, श्री विधि से धान की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब क्या किया है बिहार सरकार, कुछ अन्य क्रॉप जैसे कि पोटैटो, उसके बाद ब्रिंजल, उसके बाद क्या बोलते हैं कि ओनियन, उसके बाद वीट, इन सब को भी प्रोडक्शन को क्या किया जा रहा है, प्रमोट कर रहा है श्री विधि से, परंतु ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है हमारे यहाँ। आई बात समझ में? सरकार कोशिश में है, तो इसी से हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास यह विधि से क्या बनेगा अनाज, तो हमारे पास चावल की उत्पादन बहुत अधिक होगा। तो चावल का जब उत्पादन अधिक होगा हमारे पास में, तो हम क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो पाएंगे। कौन? मतलब किसान लोग। तो ये सबसे बड़ी ये क्या सॉल्यूशन है, ये सबसे बड़ा स्टेप है बिहार सरकार का, जो एग्रीकल्चर को देखो, ये दोनों में तुमको यूज करना होगा। अगर आपसे पूछे कि बिहार सरकार बिहार में कृषि को प्रमोट करने के लिए, कृषि को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप उठा रहा है, उसमें भी ये पॉइंट यूज होगा। और अगर आपसे पूछे कि बिहार सरकार कृषि की समस्याओं को किस प्रकार दूर करने का प्रयास कर रहा है, या कृषि की समस्याओं का समाधान के लिए क्या क्या कर रहा है, उसमें भी इस पॉइंट को आप जोड़ दीजिएगा, है ना। यानी एक ही गेम में दोनों हम लोग क्या करेंगे, दोनों गेम एक ही प्ले में दोनों गेम को हम लोग जीत जाएंगे। ठीक, देखो अच्छा, अब दूसरा क्या कर रहा है, जैसे अभिमन्यु एक तो पहले बोला था बायोफ्लॉक, है ना। देखिए अब हमारे पास क्या हो रहा है, बायोफ्लॉक सिस्टम का हमारे को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। इसको हिंदी में भी पता नहीं क्या कहते हैं, लिख लो बायोफ्लॉक ही, बायोफ्लॉक पद्धति। देखो बेसिकली यह जो बायोफ्लॉक सिस्टम होता है, यह किस में यूज होता है, फिशरीज में, फिशरीज में यानी मत्स्य पालन में। देखो पहले क्या होता था, पहले जो हमारे किसान होते थे, एक बड़े से तालाब में क्या करता था, पानी को भर दिया, इसमें क्या करता था, वो पानी में भर करके मछली को इसमें पालता था, बेचारे मछली को अपना, इसमें कूदी फानी रहती थी बेचारी विंग वाली मछली। तो इसमें देखा क्या गया, इसमें देखा यह गया कि जो तालाब में मछली है ना, यह क्या करता है कि हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को भी प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें क्या, जहाँ पानी जमा होगा ना बिना मतलब का, तो पानी का जो प्रेशर बहुत हाई होता है, वो ज़मीन पर दबाव डालता है। देखिएगा ना, जो बड़े बड़े डैम होते हैं, बड़े बड़े डैम क्या करता है कि भूकंप को निमंत्रण देते हैं, इन्विटेशन देते हैं भूकंप को, पढ़े होइएगा आप लोग किसी बुक्स में। तो जो जहाँ अगर ज़्यादा हम तालाब रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर हमेशा प्रेशर ज़्यादा रहेगा लैंड पे। फिर क्या क्या समस्या हो जाएगा बताओ तो, कि वहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है सैलिनिटी की, जिसको क्या बोलते हैं, लवणता की समस्या चली आती है हमारे बिहार में। इसलिए देखिए कि पूरा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी की समस्या लवणता का। यहाँ सोरा भी बहुत अभी भी निकलता है, सोरा का उत्पादन होता है। तो बिहार सरकार समझ रही है समस्या को, तो इसको दूर करने के लिए बोला ठीक है, मछली को हम किस में पालेंगे, अब हम इसमें नहीं पालेंगे, मछली को कहाँ पालेंगे, हम टैंक में। जैसे एक एकड़ में जितना मछली पाला जा सकता है ना। अब बायोफ्लॉक सिस्टम में क्या होता है नीता, एक बड़ा सा पानी का टैंक रहता है ना, पानी का क्या रहता है, टैंक रहता है,
और इसी टैंक में पानी भर दिया, है ना। उसमें 2 पाइप लगे होते हैं, एक ऑक्सीजन आने वाला, एक और पाइप होता है वो कुछ वेस्ट जो गैसेस होते हैं मछली का वो निकलने के लिए यहाँ पर दिया रहता है। यहाँ से O2 जाएगा और कुछ यहाँ से प्रेशर भी देता था कि पानी का फ्लो बढ़ता रहे, हमेशा वो लहरी रहता है। अब क्या कि इसी में बिल्कुल बहुत सारा घना घना मछली डाल देता है, एकदम सघनता, कैसे मतलब इंटेंस मछली यहाँ डाल देता है। तो अब हमारे बिहार में जो प्रधानमंत्री ने मत्स्य संपदा योजना का शुरुआत किया है, तो उसमें यही कहा गया कि जो हमारे मछली पालक लोग हैं बिहार के, अब परंपरागत मछली पालने, जैसे पोखर में तालाब में मछली पालने से बढ़िया क्या है कि सबको बिहार सरकार अनुदान दे रहा है और उनको क्या बोल रहा है कि आप बायोफ्लॉक खरीदिए, और बायोफ्लॉक मतलब एक टैंक खरीदिए और टैंक से खरीद करके क्या कीजिएगा, आप मछली का पालन कीजिए। तो इसमें क्या है कि पैसा भी कम लगता है, कोई तकनीक का जरूरत भी तुमको नहीं पड़ेगा, और मछली का उत्पादन भी बहुत अधिक होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि मछली जो इस टैंक में रहती है, जो मछली का वेस्ट पदार्थ होता है ना, उससे बहुत मजबूत और बहुत फर्टाइल खाद बनता है। इस खाद का यूज वह कहाँ कर सकता है, खेती में कर सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बायोफर्टिल वो जैविक खेती हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब जो इसका पानी होता है वह पानी भी काफ़ी पौष्टिक हो जाता है। तो इस पानी से अगर हम फसल का सिंचाई करेंगे तो हमारा जो फसल का उत्पादन होगा वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी एक ही काम से बिहार सरकार या जो हमारे किसान भाई बंधु हैं उनको क्या किया जा रहा है, एक ही काम से 4-5 कार्य साधने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार सक्षम भी हुई है। इसी को बोलते हैं बायोफ्लॉक सिस्टम। अब ज़रा बताओ कि अगर हम बायोफ्लॉक सिस्टम को ज़्यादा बिहार में बढ़ावा देंगे, इसका नतीजा क्या होगा कि हमारे पास जो खाली पड़े पोखर हैं वो पोखर खाली हो जाएंगे। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें मखाना रोप सकते हैं, है ना। जो जंगली सिंघारा होता है उसका हम उत्पादन खेती कर सकते हैं। जंगली सिंघारा बहुत पौष्टिक होता है खाने में और ये मिनरल्स में बहुत मजबूत ज़्यादा होता है, और बिहार में काफ़ी संख्या में जंगली सिंघारा उपजाया जाता है, उसकी भी खेती हम कर सकते हैं यदि हम फूड सिक्योरिटी को प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो इसीलिए बिहार सरकार इसको क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है बायोफ्लॉक को। क्लास को एंजॉय करना चाहिए, नहीं यस। पता नहीं आप लोग क्लास को एंजॉय करते हैं कि बोरिंग लगता है, भगवान जाने, है ना। अब देखिए, एक और सरकार ने क्या किया है, एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आनुवांशिक बीज शुद्धता जांच केंद्र, हिंदी में लिखना आनुवांशिक बीज शुद्धता जांच केंद्र, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, जेनेटिक सीड्स प्यूरिटी टेस्ट सेंटर। इसका स्थापना किया गया है हमारे मुंगेर में। मुंगेर नेता दक्षिणी बिहार का इलाका है कि उत्तरी बिहार का कि पूर्वी बिहार का, बताओ। देखिए, हमारे किसानों की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, उनको पता नहीं होता है कि उनके पास जो बीज आ रहा है, यानी उनके पास जो सीड आ रहा है वह सीड क्या है, प्योर है या फिर इम्प्योर है, यानी शुद्ध है या अशुद्ध है, ये नहीं उनको पता होता है किसानों को। और सामान्यतः सरकार को भी यह नहीं पता हो पाता है कि हम जिस कंपनी से बीज को खरीद रहे हैं वह वास्तव में प्योर है भी या अनप्योर है। तो उसको जांच करने के लिए क्या किया गया है, बिहार में बिहार सरकार के द्वारा मुंगेर जिला में आनुवांशिक बीज जांच के यानी जेनेटिक सीड्स प्यूरिटी टेस्ट सेंटर, यानी अगर कोई बीज है उसको खेत में बोने से पहले हम क्या करेंगे, उसकी शुद्धता का जांच करेंगे कितना % वो प्योर है। क्योंकि जो हमारा फसल बर्बाद होता है वो इसीलिए बर्बाद होता है कि हमारा बीज जनरली क्या होता है, अशुद्ध होता है, मिलावटी बीज होता है
नहीं तो कई बार पौधा हमने बीज रोपा, पौधा जब बड़ा होता है तो क्या होता है, टूट जाता है, उसका पौधा का जड़ कमजोर हो गया, जल जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। इससे क्या होता है, किसानों को लॉस होता है और किसान खेती नहीं कर पाते हैं। जैसे आलू का बीज हो गया, प्याज का बीज हो गया, अदरक का बीज हो गया, लहसुन का बीज हो गया, जो भी खेती करते हैं, धान का बीज हो गया, गेहूं का बीज हो गया, सब बीज में आजकल इतनी अशुद्धता आ गई हुई है कि किसान उसको नहीं जांच पाते। तो सरकार क्या की है, निःशुल्क किसान वहाँ बीज लेकर के जाए, टेस्ट करवाए कि हाँ कितना शुद्ध है, फिर जाकर किसान उसको क्या करता है, खेतों में रोपता है। ये काफ़ी अच्छा सरकार के द्वारा क्या किया गया है। हमारे बिहार में जो कृषि की समस्या को दूर करने का जो पहल है, बिहार सरकार ने इसको दूर करने के लिए ये सबसे अहम कदम उठाया है। अब इस इकोनॉमिक सर्वे में क्या किया गया है, एक तो यहाँ मुंगेर में स्थापित कर दिया, यहाँ पर देखिएगा। अब क्या कि बात चल रहा है कि इसको मुजफ्फरपुर में भी स्थापित कर लिया जाता है, कि मुजफ्फरपुर में स्थापित करेगा तो जो चंपारण के लोग हैं, शिवहर के लोग हैं, सीतामढ़ी के लोग हैं, दरभंगा के लोग हैं, जो हाजीपुर के लोग हैं, सब यहाँ पर क्या करेगा, अपना वो सीड का टेस्ट करवाएंगे वो लोग। तो बिहार सरकार क्या कर रही है, इसको प्रमोट कर रही है ना। ये सब लिखते रहे ना आप लोग जहाँ जहाँ। अब देखो, बिहार सरकार ने जब हमारे यहाँ शराबबंदी लागू किया था, तो जो एक हमारे बिहार के कुछ कम्युनिटी हैं जो तारी का बिजनेस करते थे, उनके यहाँ भी क्या आ गया, रोजगार का संकट आ गया। तो काफ़ी मंथन करने के बाद में बिहार सरकार ने नीरा प्रोडक्शन को क्या किया, एग्रीकल्चर से जोड़ दिया। यानी अब उन्होंने यह कहा कि अगर कोई किसान तार के पेड़ से तारी छेबता है या तारी का निर्माण करता है, बनाता है, तो वह किस श्रेणी में आएगा, एग्रीकल्चर में आएगा, और उसको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जब यह सरकार के अनाउंसमेंट किया गया, तो बिहार सरकार ने हमारे बिहार में नीरा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, उन्होंने नीरा उद्योग का भी स्थापना करने को बल दिया गया, और बोला गया कि जो भी किसान अगर नीरा का प्रोडक्शन करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको अनुदान देंगे, उसको तकनीकी सहायता देंगे, है ना। यानी हमारे बिहार में क्या हो रहा है, नीरा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, नीरा को प्रोत्साहन, प्रमोशन टू नीरा, है ना। विशेषकर इसका जो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है हमारे, देख लो यहाँ पे गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नवादा, पटना, वैशाली, इन जो जिलों का नाम हमने लिखा है, इन सब जिलों में इस नीरा का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। चूँकि यहाँ क्लाइमेट ऐसा है तो सैलिनाइन मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे। तो बिहार सरकार ने क्या किया, जो बोला कि भाई तुम क्या करो, तुम अपना तारी का उत्पादन करो और तुम उसको बेचो, है ना। अब देखो, तारी का उत्पादन करेगा तो तारी के लिए क्या लगाएगा, वह तार का पेड़ लगाएगा। और तार के पेड़ लगाने से क्या होता है, तार के पेड़ लगाने से जो हमारे इस तार के पेड़ से तो फल भी मिलता है ना, फल मिलेगा, लकड़ी मिलेगा। इसके पत्ता से क्या करते हैं, तार के पत्ता से, देखिए गर्मी में उसको क्या बोलते हैं, बिहार में बेना बोलते हैं, पंखा। अच्छा पंखा बोलते हैं, बेना भी कई बार बोलते हैं हम लोग यहाँ, तो बेना ही बोलते हैं मिथिलांचल में। पता नहीं बेना का इंग्लिश हमको नहीं पता है कि क्या उसको बोलते हैं इंग्लिश में, बेना में। तो अगर हम नीरा का पेड़ लगाते हैं तो किसान को कितना लाभ होगा कि गर्मी में क्या करेगा, अपना वो बेना बना करके स्टेशन पे चाहे बस स्टैंड पे बेचेगा उनको, है ना। फिर कुछ नया नया कलाकृतियाँ उससे बना लेगा। तार की लकड़ी बहुत मजबूत होता है तो छत ढालने में भी काम तुमको दे देगा। तार का जो फल होता है, खोआ की कोआ बोलते हैं उसको, उसका भी क्या करेगा, वो मार्केटिंग कर सकता है, कोआ बोलते हैं। बचपन में खाया था वो तो खैर मिलबो नहीं करता है खाने के लिए, है ना। तो पेड़े खत्म कर दिया है हर जगह का, बहुत कम मिलता भी तो बहुत महंगा मिलता है ना। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे एग्रीकल्चर का जो समस्या है कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। सही बात है ना कि अगर हम इससे क्या होगा कि जनसंख्या का दबाव भी तो कम पड़ेगा ना हमारा एग्रीकल्चर पर। अगर एक कम्युनिटी विशेषज्ञ या कोई अगर बिजनेसमैन ही क्या करेगा, तार का प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो खेती पर दबाव तो कम पड़ेगा उन लोगों का ना। तो सरकार क्या करती है, इसको प्रमोट कर रही है अपने यहाँ। आई बात समझ में? चलो आज नालंदा जिला में बिहार पुलिस रेड मारने गई थी, तो एक फीमेल थी, उनके यहाँ साथ दारू बन के मिल रहा था।
तो वो क्या कि तलवार और त्रिशूल लेके पुलिस को बोले कि काट देंगे, मार देंगे, है ना, बहुत तमाशा कर रही थी वो। इसलिए ना कि उनके पास रोजगार नहीं है। सरकार ने कानून तो पास कर दिया, लेकिन उसके सोचा नहीं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे जनता पे। क्या समझ में आया? और क्या क्या हो सकता है बताओ? तो बहुत सारे पॉइंट्स है, कितना पढ़ेंगे बताएं। और अब देखो, हमारे बिहार में एग्रीकल्चर का जो समस्या है उसको दूर करने के लिए बिहार सरकार ने एक स्कीम शुरू किया है। उस स्कीम का नाम क्या है? बागवानी विकास योजना, यानी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम या प्रोग्राम। अब देखो, हॉर्टिकल्चर में तो बहुत सारे प्रोडक्ट चले आते हैं, है ना, बागवानी में। लेकिन इस स्कीम में क्या किया गया है? बनाना के, ठीक है, बनाना की खेती को क्या किया गया है? प्रमोट किया गया है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आपके पास जानकारी होगा तो देखिए होइएगा कि जो हमारा पटना का इलाका है, पटना का जो गंगा नदी का है, जैसे ही हम गांधी सेतु के उस पार जाते हैं तो यहाँ हाजीपुर शुरू होता है। गंगा के पूरा दियरा में क्या है? यहाँ पर केला का बड़ा बड़ा पेड़ आपको मिले, नहीं होता हाजीपुर का केला। तो जो हमारा वैशाली जिला है, बिहार सरकार ने समूचे वैशाली जिला को, सोनपुर क्षेत्र को वो चिन्हित कर दिया कि यहाँ केला की खेती अधिक होती है, चाहे वो सब्जी वाला केला हो या फिर खाने वाला केला हो। तो उसको प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार ने क्या किया है कि बागवानी में इस विकास योजना शुरू किया है कि अब जो वैशाली जिला के जो किसान होंगे वो क्या करेंगे? तुम अपने यहाँ केला उपजाओ और केला को क्या करो? बेचो भाई। ये तो नकदी फसल हो जाता है केला ना। केला का यूज हमें हर समय होता है भाई, वो मतलब बच्चा से लेकर बूढ़ा तक केला खाता रहता है, उनका कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फायदा भी उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और केला का बागवानी करेंगे हम लोग, उनके पत्ता को क्या कर सकते हैं? पत्ता को बड़े बड़े होटलों में हम उसको बेच सकते हैं। आजकल देखें ना, कभी आप साउथ जाइएगा बेंगलोर में या फिर कहीं और तेलंगाना में जाइएगा और अंगल सब में, तो बड़े बड़े होटल्स हैं, वहाँ पे आपको खाना खिलाएगा, केला के पत्ता पे खाना खिलाएगा। नीचे कुछ देता है स्टील का थाली, उसके ऊपर केला का पत्ता रखा रहता है, काफ़ी प्योर और हाइजीनिक माना जाता है वो। तो सरकार को पता है कि हमारी किसान की जो समस्या है, हमारी कृषि की समस्या है, केवल कृषि की समस्या नहीं है। अगर हम कृषि से जुड़ा हुआ कृषिगत, देख रहे हैं ना वर्ड लिखा है कृषिगत, ये भी तो कृषि से जुड़ा हुआ समस्या है ना, कि अगर कुछ किसान हमारा केवल केला का प्रोडक्शन करेगा तो केला से हमको बहुत तरह का लाभ मिल पाएगा। केला का जो पेड़ होता है जिसको थम बोलते हैं, उसका हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, खाद में यूज कर सकते हैं, मेन्योर में यूज कर सकते हैं उनका। फिर जो जानवरों को चारा खिलाते हैं हम, उसको चारे में उनको हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो उनको कितने सारे हमको यूज हो जाते हैं, किनका? केले का। तो केला को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार ने यही स्कीम शुरू किया है, बागवानी विकास योजना। ठीक, अब देखो बिहार सरकार ने क्या किया है? किसान ज्ञान रथ, किसान ज्ञान रथ, इसको वही बोलेंगे, इंग्लिश में वही इसको बोलते हैं, किसान ज्ञान रथ। बिहार सरकार ने जो हमारे यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, टीनेजर नहीं बोलेंगे उसको, जो यूथ, हाँ, जो यूथ हैं, यानी जो हमारे बिहार का युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग को एग्रीकल्चर की तरफ आकर्षित करने के लिए किसान ज्ञान रथ क्या किया है? शुरुआत किया है। यानी सरकार के पास एक गाड़ी है जो भाड़ा पर उन्होंने लिया हुआ है और वो पूरे के पूरे बिहार में रन करता है, माइक से अनाउंस करता है कि भाई कृषि बचाओ, कृषि को अपनाओ, और कृषि हम युवाओं से अपील करते हैं कि वो कृषि को अपनाएं।